हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे टॉपिक नंबर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के टॉपिक नंबर 15, 16, 17 हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, मुझे आज ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी पढ़ानी थी, लेकिन ब्लॉक ऑन ब्लॉक और जो बाकी के 2 टॉपिक हैं वर्क एनर्जी पावर के, वो कल होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक कोलिजन ये हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, कोलिजन में इलास्टिक नहीं, पूरा कोलिजन ही पढ़ा दूंगा। ठीक, देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। कल हमारा न्यूटन्स का सेकेंड लॉ हो चुका था, फ्रिक्शन हो चुका था। ठीक है, आज हमारा ये तीनों टॉपिक है। तो मैंने तुम्हें कल एक चीज़ बताई थी कि अगर आधा सरफेस रफ स्मूथ हो, आधा सरफेस रफ हो, अगर इसमें n टाइम्स लग रहा हो, इसमें nt टाइम्स लग रहा हो, तो 1 - 1/n² म्यू की वैल्यू होती है। ठीक है, एक चीज़ और बताई थी, अगर यहाँ से तुम u=0 चल रहे हो तो ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पर b=0 होगा, तो उस टाइम पे u की वैल्यू कितनी होगी? तो तुमने बोला था 2 tan θ होती है। ठीक, लेकिन अब एक चीज़ और देखो, कल एक चीज़ मिस हो गई थी मुझसे। अगर स्मूथ में L1 डिस्टेंस, इसका L2 डिस्टेंस है, तो जो स्टॉप एंड बॉटम यानी कि नीचे रुकने की, मतलब ये ऐसा केस है कि नीचे जाकर रुक जाएगा। रफ सरफेस है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रुकेगा, तो जब रुकेगा ना नीचे, तो उस समय म्यू की वैल्यू होगी L1 + L2/L2 × tan θ, यानी कि टोटल लेंथ अपन रफ सरफेस का लेंथ इंटू tan θ। क्या होगा? टोटल लेंथ अपन रफ सरफेस का लेंथ अपन इसका इंटू tan θ। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक, चलो आ जाओ। अब देखो हमारा टॉपिक है आज का पावर इक्वल क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर इक्वल होता है टोटल वर्क डन अपन टाइम टेकन। वर्क डन को बोलते हैं W अपन टाइम टेकन, इसको बोल सकते हो एनर्जी अपन टाइम टेकन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्योंकि टोटल वर्क डन क्या होता है? एनर्जी अपन टाइम। तो यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, क्योंकि इसका जूल हो जाएगा, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, तो हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ऐसे को बोलते हैं वाट। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। कहीं पे देखो जो यूनिट होता है ना हॉर्स पावर में दिया होता है, तो हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वाट। ठीक है, अगर मान लो कोई फोर्स दिया है और वेलोसिटी दिया है, उन दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो जो पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा, वो हमारा F.V होगा, यानी कि FV cos θ होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा ना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज पावर। तो F.V, F इंटू वी नहीं है, F.V है। F इंटू वी होता तो क्या होता है? FV sin θ, लेकिन F.V है तो हो जाएगा FV cos θ। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर तुमसे एवरेज पावर पूछ लिया तो तुम कहोगे F.B/2। अगर एवरेज पावर पूछ लिया, अगर कुछ नहीं दिया हो, कुछ ना पूछा हो, तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालो। लेकिन अगर एवरेज पावर पूछा तो F.B/2 करोगे, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन टाइम। तुमको मालूम है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ही वर्क डन, देखो एनर्जी, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी सब एक ही चीज़ है, जिसका यूनिट सेम है वो चीज़ एक है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन टाइम बोल दो या वर्क डन अपन टाइम एक ही चीज़ है, यानी कि हाफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा? ½ mv² - u² अपन ΔT, ये होगा ना, देख लो। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले तैयार हो गए। ठीक, पहला हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर यूनिट टाइम। दूसरा हो गया इंस्टेंटेनियस F.B यानी कि FB cos θ। ठीक है, FB cos θ हुआ ना, तुम F.B को एक चीज़ और लिख सकते हो, F.B को लिख सकते हो v² dm/dt। क्या लिख सकते हो? v² dm/dt। क्या लिख सकते हो? v² dm/dt। क्या लिख सकते हो? v² dm/dt। तो v² dm/dt भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, यहाँ से F.B/2 हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपन टाइम हो गया, ½ mv² - u² अपन ΔT हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ½ mv², इनिशियल क्या होगा? ½ mu², तो ½ mv² - u² अपन ΔT। ठीक, अब देखो, अब पावर तुमको निकालना हो, लेकिन कहीं पे तुमको डेंसिटी दी है और हाइट दी है। मान लो कहीं लिखा है कि डेंसिटी इस लिक्विड का इतना है और इतना हाइट तक वो फ्लो कर रही है, तो उस समय पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρ/g/h इंटू वॉल्यूम, ρ/g/h इंटू वॉल्यूम अपन सेकेंड। मतलब टाइम रहेगा सेकेंड में लोगे, क्या लिखो? टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ρ/g/h इंटू वॉल्यूम अपन टाइम इन सेकेंड। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना, क्या लिखा मैंने? ऑल इन मीटर, सबको मीटर में लेना, सबको मीटर में, यानी कि डेंसिटी को पहले कन्वर्ट करोगे मीटर में। जैसे मान लिया डेंसिटी 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, तुम उसको पर मीटर क्यूब में पहले करोगे। अब मान लो कहीं पे जी दिया, जी तो हमारा 10 मीटर होता है, 10 रहता है उसको वैल्यू को। हाइट अगर मान लो दिया है, हाइट दिया मान लो 500 मीटर, सही है, मान लो लिखा 5 किलोमीटर, तो 5000 मीटर हो जाएगा। ठीक, और वॉल्यूम दिया होता है अगर लीटर में, तो उसको पहले कन्वर्ट कर लो मीटर में। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। ठीक है, यानी 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 10⁻³ 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें तुमको मीटर में लिखनी है।
तो टाइम को रखोगे सेकंड में, मान लो लिखा है पर मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकंड 60, तो लिखोगे यहाँ पे 60, ठीक है। और रो की जगह डेंसिटी हमेशा देखना कि केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए, यानी कि मीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है। हाइट की जगह अगर किलोमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर दो। वॉल्यूम दिया है लीटर में 5 लीटर, तो 1 लीटर में तुमको मालूम है 10⁻³ मीटर होता है, तो 5 लीटर में 5 × 10⁻³ लीटर होता है। थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि 3 टॉपिक है, बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो अगर तेज़ नहीं चलूँगा तो, ठीक है। थोड़ा सा तुम मैनेज करना, ठीक। वही यहाँ पे लिखा है कि एक वॉल्यूम मतलब 1 लीटर अगर है 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ठीक है, 1 लीटर, ठीक। तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका 50 है तो 50 × 10⁻³ हो जाएगा। रोटेटरी मोशन, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो वहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है टाउ × ओमेगा। क्या होता है? टाउ × ओमेगा, जहाँ पे टाउ हमारा क्या होता है? टॉर्क होता है, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक। तो ये हमारा पावर हो गया। अब तुमसे पूछता है एफिशिएंसी बता दो, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपन इनपुट। अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ और तुम बाजार जाके 75 रुपये तुमने खर्च कर दिए, बचा तुम्हारे 25 रुपये, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी होगी? तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी होगी? खर्च करने की एफिशिएंसी पूछे तो कितनी होगी? तुमको भैया 100 दिया था, 75 खत्म कर दिया, तो कितना? 75 हमने खत्म कर दिया, 75/100 कितना हो गया? 3/4 हमारी एफिशिएंसी है, 3/4। एफिशिएंसी मतलब कितना आउटपुट बाहर वाला है, मतलब पावर आउटपुट कितना है, इनपुट पावर कितना हमने दिया, मतलब उसने कितना काम किया और हमने कितना दिया था। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, ठीक। टरबाइन के द्वारा अगर पावर पूछेगा तो एफिशिएंसी इंटू mgh/T करना है डायरेक्ट। क्यों कर देना? देखो एफिशिएंसी इसका क्या होता है? पावर आउटपुट अपन पावर इनपुट, ठीक है। तो यहाँ से तुमको अगर पावर इनपुट पूछ रहा है, ठीक है, पावर आउटपुट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पावर आउटपुट, यानी पावर गिवन बाई टरबाइन, यानी पावर कितना हो दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंटू पावर इनपुट होगा। तो एफिशिएंसी इंटू पावर इनपुट का वैल्यू क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, और एनर्जी क्या होगा? mgh/टाइम। तो वही लिखा हो गया एफिशिएंसी इंटू mgh/टाइम, बस ये याद रखो तो अपनी आप चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। यानी पावर गिवन बाई टरबाइन, ये क्या हमारा पावर आउटपुट है, क्या है? पावर आउटपुट है, ठीक है। mgh क्यों किया? क्योंकि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है ना, टरबाइन क्या करता है? पानी को, मोटर क्या करता है? पानी को ऊपर फेंकता है, ऊपर भेजता है ना हाइट पे, तो एनर्जी कितनी होगी? हाइट पे जाने पे एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई, mgh होती है, mgh होती है, तो एनर्जी होगी mgh/टाइम। तो पावर गिवन बाई टरबाइन क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इंटू mgh/T। सिंपल सी बात है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का, वाटर जेट प्रॉब्लम्स। वाटर जेट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह आते हैं और वहाँ पे तुम फंस सकते हो। तो देखो वाटर जेट प्रॉब्लम्स में अगर तुमसे कहा कि dm/dt बता दो, यानी कि मास पर यूनिट टाइम बता दो कितना फ्लो कर रहा है, तुम कहोगे डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तुम क्या कहोगे? रो इंटू ए इंटू बी। कल भी तुम्हें ये चीज़ बता चुका हूँ कंजर्वेशन मोमेंटम में, रो इंटू ए इंटू बी। अब तुमसे कहेगा फोर्स बता दो, तुम कहोगे v², यानी कि रो इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यानी फोर्स तुम्हारा v के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वेलोसिटी के स्क्वायर। अब कहेगा फोर्स बता दो, तो तुमको पता है कि पावर पूछेगा तो क्या कहोगे? पावर इक्वल होता है F.B, पहले से b का स्क्वायर था इंटू बी, यानी b का क्यूब हो जाएगा, यानी पावर डायरेक्टली टू b का क्यूब होगा, और फार्मूला हो जाएगा रो ए भी क्यूब, रो ए भी क्यूब, रो ए भी क्यूब। एक याद रखो बस, dm/dt रो ए भी, फोर्स हो जाएगा रो ए भी स्क्वायर, पावर इक्वल टू रो ए भी क्यूब, ठीक है। अब कहीं पे तुमको दे दिया मास पर यूनिट लेंथ दे दिया है, तो उस टाइम पे पावर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू वी क्यूब। म्यू हमारा क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ होता है, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब जब करूँगा मैं तो मुझे पावर मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा है dm, यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब, यानी मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी का क्यूब भी अगर मैंने कर दिया तो वहाँ पर भी मुझे पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और 1 kWh में कितना जूल एनर्जी होता है? तुमको भैया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 kWh में कितना जूल एनर्जी होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 kWh में कितना एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। 1 kWh इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट ए पावर, नॉट ए पावर, ये एनर्जी है। जब इसको पर सेकंड में करूँगा तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होगी, तब ये पावर होगा। तो ये एनर्जी हमारी, इतना ध्यान में, ठीक है। अब तुमसे कहेगा कि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बता दो। पहले तुमसे पूछा कितना मास था dm/dt, फिर फोर्स पूछा, फिर पावर पूछा, फिर अगर मास पर यूनिट लेंथ है तो वहाँ पे पावर तुमने निकाल दिया dm/dl इंटू बी क्यूब। अब तुमसे पूछेगा रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड बता दो, कितना काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट होगा। तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू हाफ रो ए वी क्यूब। जो तुम यहाँ पढ़े थे, जो तुम्हारा ये था ना यहाँ पे पावर, बस उसका आधा कर देना। रो ए वी क्यूब था, उसका हाफ कर देना। यहाँ पे था क्या? dm/dl वी क्यूब, तो हाफ dm/dl वी क्यूब, ठीक है। रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक।
अब देखो, अगर क्वेश्चन में पूछता है अगर पावर कांस्टेंट है, हर जगह तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा, नीट में, जे मेंस में, हर जगह पूछा है। उसने बोला पावर कांस्टेंट है, उसने बोला क्या, पावर कांस्टेंट है। तो तुम्हारे पास एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पावर कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा रूट में 2 PT/m होगा। क्या होगा, रूट में 2 × PT/m। P हमारा क्या है, पावर है। अगर पावर कांस्टेंट हुआ तो जो वेलोसिटी की फॉर्मूला होगी वो होगी रूट में 2 PT, रूट में 2 PT, रूट में 2 PT/m, रूट में 2 PT/m। ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम्हें दिख रहा हो वेलोसिटी जो है T⁻1/2 है। ठीक है। अब तुमसे एक्सीलरेशन पूछेगा, तुम कहोगे T⁻−1/2। फोर्स पूछेगा तो T⁻−1/2। एक चीज़ बस याद रखना कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली पोस्ट क्या है, T⁻1/2 है, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, रूट में 2 PT/m, रूट में 2 PT/m। सब सॉल्व करने के बाद है, एक पे सॉल्व करने के बाद वही आता है, तो याद रखना इस चीज़ को। तो रूट में 2 PT/m होता है। यहाँ से वेलोसिटी तुम दिख रहा होगा डायरेक्टली पोस्ट रूट में T है, यानी वेलोसिटी डायरेक्टली पोस्ट T⁻1/2 है। तो वेलोसिटी तो डायरेक्टली पोस्ट T⁻1/2 है, लेकिन एक्सीलरेशन T⁻−1/2 है, फोर्स डायरेक्टली पोस्ट T⁻−1/2 है। ये दोनों -1/2। ठीक है। अब x और t में देखो रिलेशनशिप, x जो होता है ना v के क्यूब के बराबर होता है। x जो होता है ना, x और वेलोसिटी में जब रिलेशनशिप निकालोगे तो x डायरेक्टली पोस्ट v का क्यूब आता है, और तुमको मालूम है पहले से कि v डायरेक्टली पोस्ट T⁻1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x और t में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये पांचों चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। पहला तो वेलोसिटी इक्वल टू रूट में 2 PT/m, दूसरा x डायरेक्टली पोस्ट v का क्यूब, फिर x डायरेक्टली पोस्ट t के 3/2 आ जाएगा। क्यों होगा तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारी T⁻1/2 है और x हमारा डायरेक्टली पोस्ट v का क्यूब है। तो ये v का क्यूब है, तो x हमारा डायरेक्टली पोस्ट T⁻3/2 होना ही होना है। तो ये पांचों तुम्हें याद होना चाहिए। ये तुम्हें चुटकी में 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। तो वेलोसिटी हमको मालूम हो गया रूट में 2 PT/m, या वेलोसिटी इक्वल टू रूट में पावर दिया है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम दे सकता है, रूट में 2 KT/m। फोर्स वेलोसिटी मत याद करो, वेलोसिटी रूट में 2 PT/m दिया है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको मत याद रखो, एक ही याद रखो। ठीक है, वहीं से काम बन जाएगा अपना। ठीक है। अब फोर्स देख लो, फोर्स तुम्हें दिख रहा है T⁻−1/2 है, लेकिन तुम्हें पूछ लेगा कि कितना कितना, तो निकालना मत, याद करना। बायोलॉजी की इतनी मोटी चीज़ अगर याद करके रट के जा रहे हो तो एक दो फॉर्मूले भी रट सकते हो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो वेलोसिटी होगी रूट में 2 PT/m और फोर्स हो जाएगी रूट में mk/2t, mk/2t, mk/2t। ठीक है, mk/2t, mk/2t। ठीक है। के हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, mk/2t, mk/2t। ठीक। अब देखो कह रहा है कि जेट वाले में कह रहा है पहले n वाट, पहले हमारा पानी निकलता था m kg, अब निकल रहा है n टाइम्स m kg, यानी कि n गुना हमारा मास बढ़ गया। तो वेलोसिटी जो हमारी होगी n टाइम्स v हो जाएगी, फोर्स जो हो जाएगा n² हो जाएगा, पावर हमारा n क्यूब हो जाएगा। यानी कि अगर मास 2 गुना बढ़ गया तो वेलोसिटी भी 2 गुना बढ़ जाएगी, फोर्स हमारा 4 गुना बढ़ेगा, और पावर जो हमारा होगा 8 गुना बढ़ेगा, यानी 2 का क्यूब गुना बढ़ेगा ना, 2 गुना 4 गुना 8 गुना। ठीक। तो ये हमारे पावर की सारी चीज़ हो गए। तुमको फॉर्मूले याद रखने। ठीक है। मुझे लग गया 10-12 मिनट, तुमको भी लगेंगे 10 मिनट, तुम रिवाइज कर लेना। अब कोलिजन पे आ जाओ। कोलिजन में 3 कोलिजन होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। हमेशा याद रखना, कोई भी किसी भी तरह का कोलिजन हो, हमें 2 चीज़ अगर हमको पता है तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। पहला चीज़ है कि हर एक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। हर एक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी हर एक मोमेंटम में कंजर्व नहीं होता है। तो इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होती है वही काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी होती है। यानी कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। ई हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसका वैल्यू 1 होता है इलास्टिक कोलिजन में। और मोमेंटम तो कंजर्व होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन कंजर्व होती है। यानी कि जब उन्होंने टकराते टाइम काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लेकिन जैसे टकरा के बेचारे अलग हुए तुरंत हमारी, यानी थोड़े देर बाद, जस्ट 1 सेकेंड या जितना भी टाइम हो, मतलब जस्ट आफ्टर द कोलिजन, वो हमारी क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। ठीक। अब आती है हमारे इनइलास्टिक। इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। और ई की वैल्यू होगी 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी। मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। परफेक्टली अगर इलास्टिक बोल रहा है कि 2 बॉडी है परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसका पहचान क्या होता है। अगर 2 बॉडी परफेक्टली इनइलास्टिक है, पहली चीज़ ई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दोनों आपस में टकराएंगी, टकरा के अलग नहीं होंगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी।
मतलब m मास था, दोनों टकराई, अब 2m हो गए, 2m हो के घूमेंगी, समझे। यानी पहले एक m से आई, दूसरा m से आई, दोनों मिले, अब दोनों 2m से घूमेंगे, 2m से जहाँ जाना होगा जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल एक दूसरे में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और एनर्जी इसमें लॉस होता है मैक्सिमम, और ई की वैल्यू 0 होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2। तो ई का वैल्यू जो होता है v2 माइनस v1 अपन u1 माइनस u2 होता है। अब तुमसे कहा इलास्टिक कोलिजन, ई की जगह 1 रख दो तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 हो जाएगा। आपका इन इलास्टिक है तो इसकी जगह 0 रख दो, परफेक्टली इलास्टिक है जिसकी जगह 0 रख दो, तो ये हमारा v2 इक्वल टू v1 हो जाएगा, समझे। अब देखो मोमेंटम तो कंजर्व होती है, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 प्लस v1 प्लस m2 v2, हर एक केस में कंजर्व होगी। अब तुमसे पूछेगा कि कोलाइड करने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो तुम या तो अलग अलग याद कर लो, मतलब इलास्टिक अलग याद करो, इन इलास्टिक अलग याद करो, या फिर तुम्हें डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला बता रहा हूँ उसी को याद करो, वहीं से सारा चीज़ हो जाएगा। देखो फॉर्मूला है तुम्हारी जो वेलोसिटी 1, जैसे मान लो u1 से आया u2 से आया, दोनों टकरा है, ये भागा v1 से, ये भागा v2 से, तो जो v1 की वेलोसिटी होगी वो होगी m1 माइनस ई m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक, प्लस 1 प्लस ई m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। याद कैसे करूँ, देखो v1 है तो पहले टर्म में u1 आएगा, दूसरे टर्म में u2 आएगा, v2 है तो पहले टर्म में u2 आएगा, दूसरे टर्म में u1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 माइनस ई m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1। क्या होगा, m1 माइनस ई m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक। तो तुम्हें दिखा u2 था ना, यहाँ पे u2 था तो यहाँ पे बस m2 था, यहाँ पे u1 है तो बस m1 है। तो बस इस फॉर्मूले को याद रखना। अब कहोगे भैया अगर इलास्टिक आ गया तो मैं कहूँगा बाबू इलास्टिक अगर आ जाएगा तो ई का वैल्यू क्या रखोगे, ई का वैल्यू 1 रखोगे, ई का वैल्यू 1 होता है ना, ई का वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या इन इलास्टिक है तो मान लो दे दिया 0.5, तो रखोगे m1 माइनस 0.5 m2 अपान m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस 0.5 m2 अपन इतना इंटू u2, समझ गया ना, ऐसे करना तो याद कर लेना। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू 1 होता है, v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम इसको 1 रखोगे, ई को 1 रखोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, वही लिखा मैंने यहाँ पे, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होगी। यही देखो वही फॉर्मूला आएगा जब ई की जगह 1 रख दोगे तो ऊपर, तो इसको मत याद रखो, उसी को याद रखो, ठीक है, वो हर जगह काम करेगा। क्या क्या कितना फ्रैक्शन लॉस्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी की, तो वो होती है 1 माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर इतनी लॉस हो गई, जैसे मान लो बोल रहा है कि m1 m2 जब टकरा रहे हैं तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई इलास्टिक कोलिजन में, तो वो होता है 1 माइनस m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो उतनी लॉस्ट हो गई तो बची कितनी ये बताओ, उतनी अगर लॉस्ट हो गई तो बची कितनी, तो 1 में से पूरे को घटा दोगे तो इतनी बचेगी, ठीक, समझ गया ना। तो एनर्जी लॉस्ट कितनी होगी, कहाँ गया, फ्रैक्शन लॉस्ट हो गई इतनी, तो एनर्जी बचेगी कितनी, 1 में से इतना घटा दोगे तो एनर्जी रिटेन हो जाएगी। अब एक और आसान तरीका होता है, मान लो कह रहा है कि मास m था अब nm हो गया, यानी पहले एक मास मतलब 2 kg था, वो टकरा रहा है 8 kg के मास से और रेस्ट पे है, तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो रिटेन यानी कि जो बची हुई है वो कितनी होगी, 1 माइनस n अपान 1 प्लस n का होल स्क्वायर। जो बची हुई है देखना, ये बची हुई है 1 माइनस n अपान 1 प्लस n का होल स्क्वायर, जो बची हुई है जब बची हुई इतनी है तो लॉस्ट कितनी होगी, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लॉस्ट होगी, समझ गया ना क्या कह रहा हूँ। फ्रैक्शन लॉस्ट अगर पूछेगा तुमसे कितना एनर्जी लॉस्ट हो गई, तुम कहोगे भैया 1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, उतना लॉस्ट हो गया तो बचा कितना, तो कहोगे भैया 1 में से घटा देंगे उतना बचा आ जाएगा, ठीक। अगर मान लो एक दिया 2 kg, एक दे दिया 8 kg, यानी 4 गुना हो गया ना, 4 गुना, n का वैल्यू कितना हो गया 4 गुना, यानी कि मास 4 गुना n गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। उस केस में कितना रिटेन्ड है वो निकाल दो पहले, इसमें तूने पहले लॉस्ट निकाला था, इसमें मतलब याद करने के लिए आसानी होती है, तो कितना पहले रिटेन्ड है मतलब कितना बचा है वो निकालो। तो कितना बचा है इसमें 1 माइनस n अपान 1 प्लस n का स्क्वायर, इतना बचा हुआ, इतना मतलब रिटेन्ड है, 1 माइनस n अपान 1 प्लस n का स्क्वायर इतना रिटेन्ड है, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, 1 में से घटा दो उतना लॉस हो गया, समझे। अब देखो 2D है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, वहाँ पर दोनों बॉल तो कंबाइन हो जाएंगे,
जब टकराएगा परपेंडिकुलर इलास्टिक कोलिजन में, दोनों बॉल कंबाइन हो जाएंगी। तो उसमें अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल, ये तो किसके लिए था, ये हमारा इलास्टिक के लिए था, ये इन इलास्टिक के लिए है। उसमें तुमको अगर निकालना है, दोनों बॉल जब कंबाइन हो जाएंगी तो लॉस इन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² इज इक्वल टू, मतलब करोगे तो लास्ट में जीरो लाना तुमको, तो तुम डायरेक्ट याद कर लो इसको, ये हाफ m1v1² प्लस हाफ m2v2² माइनस हाफ m1m2v2 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जो पहले की काइनेटिक एनर्जी थी m1 की वो हो गई हाफ m1v1², जो दूसरी वाली आ रही थी उसकी थी हाफ m2v2², उसमें से घटा दो कंबाइन वाले की, तो कि इन इलास्टिक में तुम्हें मालूम है दोनों बॉडी कंबाइन करेंगी तो हाफ m1 प्लस m2b का स्क्वायर। ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2-3 केस और इसमें, अगर m1 m2 m है, दोनों कोलाइड कर गई अच्छे से, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। वेलोसिटी जैसे मान लो 5 था 3 था, दोनों कोलाइड कर गई, इलास्टिक कोलिजन हुआ, परपेंडिकुलर इलास्टिक तो पहले का 3 हो जाएगा, दूसरे का 5 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी उल्टी हो जाती है। अगर कोई साइकिल है जाके कार से टकरा गया u वेलोसिटी से, तो बाबू साइकिल जाके कार से टकराएगा तो ट्रक, साइकिल जाके ट्रक से टकराएगा, ट्रक रेस्ट पे है तो क्या ट्रक आगे बढ़ेगा, ट्रक तो वहीं बेचारा चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा, और साइकिल जो रहेगा जितने वेलोसिटी से टकराएगा उतने वेलोसिटी से पीछे चला जाएगा। क्या समझे, अगर किसी ट्रक में किसी साइकिल की टक्कर होगी, टक्कर अगर u वेलोसिटी से हुई तो u जो वेलोसिटी से साइकिल थी वो u वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन ट्रक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई साइकिल खड़ी है उस पर ट्रक जाके मार रहा है u वेलोसिटी से, तो u वेलोसिटी से ट्रक ने मारा, ट्रक तो वहीं पे, ट्रक पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, लेकिन साइकिल जो होगी वो अब रुकी नहीं रहेगी, साइकिल अब 2u से आगे बढ़ेगी। क्या समझे, मतलब अगर साइकिल ने ट्रक को टक्कर मारा, ट्रक तो वहीं का वहीं रह जाएगा, साइकिल जितने से मारेगी उतने से वापस आएगी, लेकिन ट्रक ने साइकिल को मारा, यानी बड़े वाले मास ने, खूब बड़ा मास छोटे वाले को जब ठोकता है, यानी बड़ा वाला मास जब छोटे वाले को ठोकेगा तो क्या होगा, छोटा वाला 2u से जितनी बड़े वाली वेलोसिटी होगी उसके दोगुनी वेलोसिटी से आगे भाग जाएगा, और वहीं पे बड़ा वाला तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक, 2D में एक चीज़ हमेशा देखना, 2D कोलिजन में जब पूछेगा, इलास्टिक कोलिजन इन 2D में जब पूछेगा तो इनिशियल मोमेंटम जो x डायरेक्शन में होगा वो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन के बराबर होगा, जो y में इनिशियल होगा वो इनिशियल फाइनल वाला y में भी होगा। और अगर m1 इक्वल टू m2 मास m है तो θ1 प्लस θ2 90 डिग्री, मान लो इधर गया है किधर गया, तो अगर m1 m2 दोनों बराबर हैं तो थीटा दोनों बीच का एकदम पक्का है 90 डिग्री होगा। और ये 2D कोलिजन में जो u का स्क्वायर होगा ना वो v1 का स्क्वायर प्लस v2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, क्यों, क्योंकि अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, जब एलियन वगैरह का मॉड्यूल वगैरह लगाओगे तो वहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे, बट उतने तगड़े क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन इससे आता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी, एक आध क्वेश्चन आता है कभी 2-3 साल में। ठीक है, तो u स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जानते हो e का वैल्यू 0 होगा, तो v1 इक्वल टू v2 हो ही जाएगा, तो v1 माइनस v2 अपन u1 माइनस u2 इक्वल टू 0 हो गया, v1 माइनस v2 इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, तो v1 इक्वल टू v2 हो गया, ये लिखा हूँ, यानी कि दोनों कॉमन वेलोसिटी सब मूव करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट इसी केस में होती है, और इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम बराबर होगा। तो यहाँ पे m1 v1 प्लस m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 b कॉमन, वहाँ पे मैंने लॉस में क्या बताया था एनर्जी में, m1 v1 के स्क्वायर हाफ m1 v1 के स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस में हाफ m1 प्लस m2 b का स्क्वायर। अब देखो ई जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है रूट में हाइट आफ्टर कोलिजन, मान लो कह रहा है कि पहले गिरा 5 मीटर से, ऊपर कूदा रिबाउंड किया 2 मीटर से, तो ई की वैल्यू जो होगी रूट में क्या हो जाएगी, हाइट आफ्टर कोलिजन अपन बिफोर कोलिजन। तो फ्रैक्शनल लॉस इन अगर स्पीड पूछेगा तो 1 माइनस ई कर देना, फ्रैक्शनल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर कर देना। ई कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, हाइट आफ्टर कोलिजन अपन बिफोर कोलिजन। रिबाउंडिंग ऑफ बॉल कह रहा है कि एन हमारा क्या नंबर ऑफ रिबाउंड, कह रहा है कि एन बार रिबाउंड होने के बाद कितनी हाइट वो कवर करेगा। जैसे मान लो यहाँ से गिरा, मान लो ये बॉल गिरा, ये देखो ये बॉल है, ऐसे गिरा, यहाँ कूदा, यानी कि यहाँ से जब गिरा नीचे तो फिर यहाँ फिर थोड़ा सा और नीचे कूदेगा, फिर थोड़ा सा, तो ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी ना उसको, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा, यानी कि ग्राफ ऐसा बन जाएगा ना। देखो ऐसे पहले गिरा, अब ऐसे सुनो, रुक जाओ, हाँ देखो ऐसे पहले गिरा, फिर ऐसे खत्म हो जाएगा, एक जगह जाकर रुक जाएगी। तो वही कह रहा है कि nth बाउंडिंग के बाद कितनी उसकी हाइट होगी, तो e पे पावर 2n इंटू एच, ई की वैल्यू वहाँ दी होती है, e पे पावर 2n इंटू एच। वेलोसिटी पूछेगी तो e पे पावर n इंटू रूट में 2gh। ठीक है, ये IIT वगैरह में पूछता है, तो मैं भी एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक, और जब वो बाउंसिंग स्टॉप कर देगी तो कितने हाइट पे वो रहेगी, कितने हाइट पे बाउंसिंग स्टॉप करेगी वो,
एच नॉट 1 + e² माइनस अपन 1 माइनस e², और टाइम हो जाएगी 1 + e अपन 1 माइनस e रूट में 2h0/g। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें लगता हो कि याद करना हो तुम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरूर याद करना। ये nth पे हाइट क्या हो जाएगी e⁻²n × h, और ये हो जाएगी भी nth क्या हो जाएगी e⁻n × रूट में 2h, ये 2n है n है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लास्ट हमारा टॉपिक है। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है p²/2m। p को बोलते हैं मोमेंटम, पावर नहीं है मोमेंटम है, ठीक है। कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जीरो भी हो सकता है लेकिन कभी निगेटिव नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी बोल सकते हो, लेकिन कभी निगेटिव नहीं होगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर स्मॉल चेंजेस के लिए पूछ रहा है, चेंज बता दो लेस देन 5% के लिए, तो तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई थी यूनिट एंड डायमेंशन में कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा p²/2m है, यही तो है काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है p²/2m है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 2 आगे जाता है 2ΔP/P, यही होती है 2ΔP/P हो जाएगा, ठीक। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हमारी वर्क डन बाय आर, यानी टोटल जितने फोर्सेस से वर्क हो रही है वही हमारी क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है वर्क डन बाय आर होती है। जितने फोर्सेज हैं, ग्रेविटी की है, कुछ भी हो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है वर्क डन बाय आर = ½ m। काइनेटिक एनर्जी क्या रखोगे b² - u²। तुम b - u का स्क्वायर रखो गलत हो जाएगा, याद रखना b - u का स्क्वायर मत रखना, b² - u², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv² - ½ mu² होगा, तो उसके लिए हो जाएगा ½ m कॉमन ले लो v² - u²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय आर होता है = ½ mv² - u²। ये जो पॉइंट है ना वर्क डन बाय आर, ये तुम्हें कल जब मैं तुम्हें कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ तुम देखना कैसे इसका यूज़ करते हैं, ठीक। ये देखो प्रोजेक्टाइल वाले में तुम्हें बताया था कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे होती है ना काइनेटिक एनर्जी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos² थीटा होती है। जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होती है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू cos² थीटा होती है, थीटा ये होता है, ठीक। जितने भी सेंट्रल फोर्सेज होते हैं सारे कंजर्वेटिव होते हैं। ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, थियरी है ध्यान रखना। ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इसका मतलब हुआ जितने सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव है लेकिन सारे कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स नहीं है। क्योंकि एग्जांपल देख लो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है लेकिन स्प्रिंग फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और टाइम, ठीक है, मतलब कि कोई भी अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो पाथ पे इंडिपेंडेंट ही नहीं करेगा, टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं करेगा। जैसे कि ग्रेविटी देखो हमेशा जी नीचे ही लग रही है, यानी कांस्टेंट फोर्स होगी ना, जी हमेशा नीचे लग रही है, तो जो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगी वो ABCD हर एक केस में क्या होगी mgh ही होगी। किस पाथ से फेंका उसको मैटर नहीं करता, कितने टाइम लगे उसको मैटर नहीं करता, उसको मैटर करता है हाइट से। अब तुम्हें मालूम है हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh होती है। अब आगे पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी होगी माइनस भी होगी जीरो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। ये भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ये भी डिपेंड करेगा। और ग्रेविटेशनल जैसे कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, सारे कंजर्वेटिव भी होते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए ही लिख सकते हैं, सबके लिए नहीं लिख सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी की साइड पे क्या होती है mgh होती है। वर्क डन क्या होती है वर्क डन बाई आर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² - u², अभी बताया हूँ जस्ट आगे। तो वर्क डन कंजर्वेटिव हो जाती है माइनस में डेल्टा यू। अब एक चीज़ याद रखो, फिर से थियरी है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ देख रहा हूँ। लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिपेंड करती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिपेंड करती है, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है। तो देख लो अगर यू पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ रिपल्सिव फोर्स कैसे बनेगा, यू नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। क्या करें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी और फोर्स का फील्ड क्या हो रिपल्सिव इन नेचर हो, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी और फोर्स का फील्ड क्या हो अट्रैक्टिव इन नेचर हो, ठीक। अगर तुमने रेडियस या डिस्टेंस बढ़ाया और यू बढ़ गया, तुमने डिस्टेंस बढ़ाया यू बढ़ गया, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है। और तुमने अगर डिस्टेंस बढ़ाया यू घट गया, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है, समझे। तुमने आर बढ़ाया यू बढ़ा, आर तुमने बढ़ाया यू बढ़ गया, आर बढ़ाया तुमने यू बढ़ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और देख लो यहाँ पे तुम इधर जा रहे हो तो आर बढ़ा रहे हो,
आर इधर ज़्यादा तो बढ़ा रहे हो ना, तो देखो यू का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है, यू का वैल्यू बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे इसको देखो, आर बढ़ाने पे यू घट रहा हो, जैसे आर बढ़ा रहे हो तो यू देखो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप घट रही है, तो ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स होगा। और आर बढ़ाने पे यू बढ़ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज करता है अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स। अगर तुम सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ता है। ये नीट में पूछा है, एम्स में पूछा है, जेईई मेंस में पूछा है, तो इस लाइन को याद कर लो। ये पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का होता है वो इंक्रीज करता है अगर वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स हो। ठीक, अब एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें कैसे तुम पता करो कि पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है। फेवर में पोटेंशियल एनर्जी घटता है, अगेंस्ट में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। क्या होता है, फेवर में पोटेंशियल एनर्जी घटता है, अगेंस्ट में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। जैसे कि दो प्लस प्लस चार्ज हैं, तो ई क्या करना चाहेंगे बताओ, ये क्या प्लस प्लस है तो दूर होना चाहेंगे, तो इनके फेवर में जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। यानी कि प्लस प्लस थे बेचारे पहले से दूर जाना चाहते थे, इनके फेवर में कैसे जाओगे, इनको दूर कर दो। यानी जब तुम इनका डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो तुम इनके फेवर में चले गए, क्योंकि पहले से बेचारा प्लस प्लस था, रिपल्सन था, दूर होना चाहता था, तुमने ऑलरेडी दूर कर दिया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, समझे। यानी फेवर में पोटेंशियल एनर्जी घटती है। जैसे मान लो प्लस और माइनस है तो दोनों पास आना चाहेंगे, प्लस और माइनस पास आना चाहेंगे, और तुमने क्या कर दिया, इनको पास कर दिया। प्लस और माइनस पास आना चाहेंगे और तुमने इसको पास कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी फिर घटेगी भाई, क्योंकि तुमने वो पास ही आना चाहते थे, तुमने फेवर कर दिया, तुमने और पास ला दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी फेवर में घटती है। लेकिन वही जो दोनों प्लस थे उनको तुमने पास ला दिया, दोनों प्लस थे, रिपल्सन था, दोनों दूर जाना चाहते, तुमने पास ला दिया, तुमने अगेंस्ट में काम कर दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो फोर्स इसका जो होता है माइनस में डी यू, यानी कि जो होती है ना फोर्स की जो वैल्यू होती है माइनस में डी यू होती है, यानी कि उसका डब्ल्यू डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जितना दिया उतने से। तो माइनस में डी यू अपन डी एक्स आई कैप, माइनस में डी यू अपन डी वाई जे कैप, माइनस में डी यू अपन डी जे के कैप, जितना भी दिया हो, ठीक। तो फोर्स इसका होता है माइनस में डी यू बाई डी एक्स, यहाँ से डी यू हो जाएगा माइनस में एफ डॉट डी एक्स, यानी इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, डी यू को माइनस एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा यहाँ से। ये तो तुम्हें समझ में आ ही होगा, इंटीग्रेशन कई बार करा चुका हूँ। जैसे मान लो एक्सलेशन था डी यू बाई डी टी, तो जब वेलोसिटी निकालना था तो वी इक्वल टू क्या होता था, ए डी टी होता था, इसका इंटीग्रेशन करते थे। तो वैसे ही जब माइनस डी यू निकालोगे तो एफ डॉट डी एक्स हो गया, तो एफ डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 से लेके, तो यहाँ जाएगा, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम देख लो और उसका इक्विलिब्रियम देख लो। मान लो एक ग्राफ हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, तुम्हें दिख रहा होगा पहली चीज़ कि पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए को देखो, हमारा एंगल कैसा, ऐसा, पॉइंट ए का एंगल कैसा, ऐसा, यानी तुम्हें दिख रहा होगा ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि निगेटिव एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब निगेटिव। तो इसका एंगल देखो, इसका स्लोप क्या है, ये देखो स्लोप इसका 90 से ज़्यादा है, यानी कि ये इसका स्लोप क्या होगा, निगेटिव है। स्लोप जब निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव, फोर्स इसका क्या होता है माइनस डी यू अपन डी एक्स। तो ये जो स्लोप अगर निगेटिव हो गया, अगर स्लोप ही निगेटिव हो गया, अगर स्लोप ये निगेटिव है, डी यू बाई डी एक्स निगेटिव आ गया, डी यू बाई डी एक्स पहले से निगेटिव आ गया, तो फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे बाबू ये अगर ये इसको जब तुमने ऐसे एंगल बनाया ना, एंगल ऐसे बना मतलब क्या हुआ, ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल होता है निगेटिव। तो फोर्स इसका जब तुम करोगे ना, स्लोप निकालोगे क्या, डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का वो पोजीशन पे उसका ग्राफ बनाया, तो डी यू बाई डी एक्स का वो निगेटिव हो गया, डी यू बाई डी एक्स निगेटिव हो गया, तो फोर्स इसका होता है माइनस में डी यू बाई डी एक्स, तो पहले से निगेटिव है और एक निगेटिव और तो प्लस हो जाएगा, तो फोर्स क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब पॉइंट सी पे देखो, पॉइंट सी है, एंगल देखो इसका 90 डिग्री से कम है, 90 ही है ना, 90 पूरा ही और 90 से कम है, यानी प्लस है, यानी स्लोप डी यू बाई डी एक्स क्या है, प्लस है, तो फोर्स इसका क्या होगा, माइनस में डी यू बाई डी एक्स, यानी कि माइनस हो जाएगा, यानी फोर्स निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम चेक कर सकते हो कहाँ प्लस है कहाँ माइनस। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, पॉइंट बी पे होगा, यानी कि देखो जितना कम पैसा मेरे पास रहेगा मैं उतना ज़्यादा स्टेबल रहूँगा, जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाऊँगा, समझे। जितना कम पैसा रहेगा उतना मैं कम उछलूँगा, जितना ज़्यादा पैसा अचानक से आएगा ना मैं अचानक से पागल हो जाऊँगा। जो खानदानी रईस हैं वो जाके बैठे हैं पिछले सप में, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारी हलचल बता रही है, तुम्हारी दौलत नहीं है। उसका मतलब यही है, उस शायरी का मतलब यही है कि जिसके पास पैसा आ जाता है अचानक से उछलने लगता है, लेकिन जो पहले से ही पैसे वाला होता है बहुत शांत रहता है, काम रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो सबसे देखो यहाँ पे बी है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है ना, तो हाइट देखो सबसे कम हाइट पे हमारा क्या है, बी है, सबसे कम हाइट है, पोटेंशियल सबसे कम होगी, यानी यू मिनिमम हो जाएगी बी पर
और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा। तो जहाँ पर भी तुमको इक्विलिब्रियम का केस आएगा तुम dy/dx को क्या करोगे, जीरो। इक्विलिब्रियम चाहे अनस्टेबल हो, स्टेबल हो, न्यूट्रल हो, कहीं भी कोई भी इक्विलिब्रियम हो, dy/dx को करोगे जीरो। तो dy/dx हो जाएगा जीरो। और जब d²u/dx यानी कि जब 2 बार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गई चीज़ें। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, हाइट सबसे कम रहेगी। ऐसे है ना, तुम किसी बॉल को यहाँ रख दोगे तो वहीं चुपचाप पड़ा रहेगा, वो कहीं जाएगा ना, इधर जाएगा ना इधर जाएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, नहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक, तो dy/dx जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा किसी भी इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर तुमने उसी चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट किया, जैसे मान लो 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया तुमने उसको, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने पे अगर उसकी वैल्यू प्लस है, इसका मतलब क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल देखो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे हाई ऊपर हाईएस्ट पे देखो, सबसे यहाँ कोई बॉल रखोगे तो इधर आ जाएगा या तो इधर आएगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यू हमारा यू मैक्सिमम यानी एनर्जी हमारी मैक्सिमम होगी, तो dy/dx हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और d²/u d²x² करोगे तो निगेटिव, यानी डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो निगेटिव आएगी। यहाँ पे प्लस थी, यहाँ पे निगेटिव आएगी। ठीक, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देख लो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, जब dy/dx हमारा कांस्टेंट हो गया तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, dy/dx। जब यही मुन्ना कांस्टेंट हो गया ये तो जीरो हो गया ना, पूरा फोर्स ही जीरो हो गया। जैसे एक्सीलरेशन होता है dv/dt, तो अगर v और t का ग्राफ ही कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन हो गया जीरो। तो वही सेम चीज़ है, जब du/dx हमारा फोर्स है, जब du ही कांस्टेंट हो गया तो पूरा हमारा फोर्स ही जीरो हो गया। और पॉइंट एच हमारा जो होगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, u कांस्टेंट हो जाएगी वहाँ पे। फिर इक्विलिब्रियम निकालोगे dy/dx जीरो हो जाएगा पहली बार में। जब डबल डिफरेंशिएट करो तो ना पॉजिटिव आएगी ना नेगेटिव, वो भी जीरो आएगा। नेगेटिव आएगी तो स्टेबल, पॉजिटिव आएगी तो स्टेबल, नेगेटिव आएगी तो अनस्टेबल, जीरो आएगी तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे मिनिमम होगा। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी रिजिड बॉडी का निकालना है, तो मान लो कोई रॉड रखा है और L डिस्टेंस का है, तुम mgl नहीं करोगे। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेंटर ऑफ मास से नापते हैं, तो ये हो जाएगा mgl/2। क्या हो जाएगा, mgh होता है, एच के जगह रखोगे L/2 तो हो जाएगा mgl/2। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से रेफरेंस लेते हैं। स्प्रिंग के केस में फोर्स देखो, इधर लग रहा है mg तो ऊपर लगेगा स्प्रिंग का फोर्स इक्वल टू होता है kx, तो kx इक्वल टू हो जाएगा mg। तो x हमारा क्या, इलोंगेशन, x हमारा क्या है, इलोंगेशन, x हमारा क्या है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन हो जाएगा mg/k। इलोंगेशन कितना होगा, mg/k। लेकिन ये तो नॉर्मल इलोंगेशन, लेकिन अगर उसने पूछ लिया, क्वेश्चन ने पूछ लिया मैक्सिमम इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन, तो मैक्सिमम इलोंगेशन 2mg/k हो जाता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन ना जानो, मैक्सिमम इलोंगेशन या सडन इलोंगेशन पूछेगा 2mg/k, नहीं तो mg/k। ठीक, और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है √m/k/g। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या होता है, √m/k/g। ठीक है, हैंगिंग चेन का केस है, तो जो वर्क डन होगा इस चेन को लिफ्ट करने में, मान लो पूरा L पार्ट था, L का nth पार्ट हमारा लटक गया, तो जो वर्क डन होगा इस लिफ्ट को ऊपर उठाने में वो होगा mgl/2n², mgl/2n²। और मान लो दिया 2l/3 लटक रहा है, कितना लटक रहा है, 2l/3, तो n का वैल्यू कितना होगा, 3/2 होगा। और 2l/3 दिया है तो n का वैल्यू क्या रखोगे, उल्टा करके रखोगे, 3/2 रखोगे। मान लो दिया 5l/3, क्या रखोगे, 3/5, n की जगह क्या रखोगे, 3/5। मान लो दिया है 6l/8, क्या रखोगे, 8/6l रखोगे n का वैल्यू। ठीक है, समझ आया। तो वर्क डन हो जाएगा mgl/2n²। अब m से क्वेश्चन देखो, ऐसे पूछता है कि m मास था, हाइट s से गिरा, यहाँ पे स्प्रिंग लगी थी, तो x डिस्टेंस जो स्प्रिंग थी दब गई और स्प्रिंग कांस्टेंट k थी, तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा। तो mg जितना पोटेंशियल एनर्जी में, ये पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना हमारा ये क्या होगा, स्प्रिंग का एनर्जी हो जाएगा। तो स्प्रिंग का एनर्जी तुमको मालूम है हाफ kx² होता है, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर रुक जाओ। देखो स्प्रिंग में जो फोर्स होता है kx होता है, एनर्जी जो होता है हाफ × kx² होगा। कि हमारा क्या, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है। क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, या स्प्रिंग कांस्टेंट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा kx, यू हो जाएगा हाफ kx², और इसी का एक और फॉर्मूला होता है f²/2k। मान लो उसने बोला कि स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, x को पहले 2 था, अब 4 कर दिया गया, तो u1/u2 क्या हो जाएगा, 2k²/4k²। अब उसने बोल दिया कि फोर्स कांस्टेंट कर दो, तो फोर्स कांस्टेंट हुआ तो u हमारा इनवर्सली इक्वल टू क्या, k हो गया, तो u1/u2 हो जाएगा k2/k1। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो वही यहाँ पे mgh+x होगा, इसमें जो एनर्जी में चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, स्प्रिंग के एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो हमारा स्प्रिंग एनर्जी में चेंज होगा, तो mgh+x हाफ kx² हो जाएगा। और नेट वर्क डन पूछेगा तो इसी mgh+x में से इसको हटा देना, बस बात खत्म। ये बॉल रिबाउंड कर रहा है और x% अपने ओरिजिनल हाइट पे जा रहा है। जैसे कह रहा है कि कोई बॉल था ऊपर से नीचे गया और 75% अपने हाइट पे गया, तो जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा वो डायरेक्ट कितना होगा, 100 में से x%। जैसे उसने बोला कोई बॉल है
गिरा और 50% रिबाउंड कर दिया, तो जब मुन्ना 50% रिबाउंड किया तो पूछेगा परसेंटेज लॉस बता दो पोटेंशियल एनर्जी में, तो तुम कहोगे 100 - 50 यानी 50% लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, जितना लॉस कर रहा है रिबाउंडिंग में, उसी को 100 से घटा दोगे तो उतना परसेंटेज लॉस आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। लगभग हो गए 40 मिनट, क्योंकि 3 टॉपिक थे। अगर एक टॉपिक को मैं 10-12 मिनट मानूँ तो 10-12 मिनट लग रहे हैं एक टॉपिक में। तो ये हो गए 40 मिनट हमारे। अब तुम्हारा काम है, पहला काम, तुम यहाँ से उठो, 10 मिनट या 15 मिनट लो, सारे फॉर्मूले फिर से पढ़ के उसके बाद आना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा फास्ट वे में मैं लेके चलूँगा। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को पॉज करना है, फिर अपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो 10-20 मिनट 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद पूरा पढ़ के फिर आना, ठीक है। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा था, एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड फ्रॉम 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। क्या कह रहा है, देखो एनर्जी हमसे पूछ रहा है कितना रेडिएट होगी, पावर कितना दिया है 100 किलोवाट। मैंने कैसे पहचाना पावर है, क्योंकि वाट दिया ना, वाट किसका है, पावर का ही है। 100 किलोवाट दिया है और टाइम कितना दिया है 1 आवर, ठीक। तो पावर इक्वल टू होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी हो जाएगी पावर इंटू टाइम। पावर कितना, दो को मल्टीप्लाई बस करना है। 100 किलोवाट है, टाइम है 1 आवर, यानी कि 100 किलोवाट आवर। अब तुमको भैया ये तो आंसर में दिया ही नहीं है, तो तुम्हें पता है 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 100 गुणे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। यही तो होता है, मैं लिखवाया था ना 1 किलोवाट आवर, अभी लिखवाया था ना ऊपर। 1 किलोवाट में कितना होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसलिए बोलता हूँ ऊपर थोड़ा सा फॉर्मूले पढ़ के आया करो, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1 किलोवाट में 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड, तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। या डायरेक्ट याद कर लो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, यहाँ सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 36 गुणे 10⁻7 जूल। इसका आंसर होगा पहला 36 गुणे 10⁻7 जूल, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 83 देखो, कह रहा है वाटर फॉल्स कर रहा है हाइट 60 मीटर। देखो हाइट हमारा कितना है 60 मीटर है, रेट कितना है यानी dm/dt कितना है 15 kg पर सेकेंड से। द लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स है 10%, यानी लॉस कितना हुआ 10%। तो कह रहा है कितना पावर जनरेट हो रहा है। पावर इक्वल टू क्या होता है बताओ, कहोगे भैया एनर्जी अपन टाइम। एनर्जी क्या होता है बताओ, mgh अपन टाइम। तुम कहोगे भैया m/t तो दिया हुआ है कितना, तो कहोगे 15 kg पर सेकेंड, ठीक है। इंटू जी कहोगे भैया 10 दिया हुआ है, हाइट पूछूंगा तो कहोगे भैया 60 दिया हुआ है। तो ये तो हमारा हो गया पावर। पावर कितना हो गया बताओ 15 गुणे m दिया ना 15, m दिया 15 गुणे 10 गुणे 60, हाँ ठीक है। तो 15 चक्के 90 गुणे 100, इतना होगा पावर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तुमसे कह रहा है कि बताओ, ये तो पावर हो गया। तुम कहोगे भैया ये तो आंसर में दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि 10% लॉस हो गया, 10% इसका लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया, 10% लॉस हो गया। तो क्या होगा बताओ, ये था हमारा 9000 था ना, इसका 10% लॉस हो गया, तो 10% ऑफ पावर कितना होगा 10/100 गुणे 9000, यही तो होगा। 1 से 0 से इतना, यानी कि 900 लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो कितना पावर बचा बताओ, 9000 में से 900 घटा दो, 8100 वाट, 8.1 किलोवाट ये बचा। तुम इसका दूसरा तरीका भी है, इफिशिएंसी इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। इफिशिएंसी कितनी है इस टरबाइन की, तुमको भैया 10% लॉस कर रहा है तो इफिशिएंसी 90% होगी। तो इफिशिएंसी की जगह रख दो 90, पी आउटपुट की जगह रख दो mgh, पी इनपुट वहाँ से निकाल दो, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी पी आउटपुट अपन पी इनपुट की जगह लगा दो इसको, पी आउटपुट निकालो वहाँ से। यहाँ पर सिंपल सा मेथड हमारा ये है कि पावर इक्वल टू रखो एनर्जी अपन टाइम। पावर हमारा आ गया 9000, लेकिन इतना पावर तो है ही नहीं बाबू, पावर तो हमारा 10% लॉस हो गया। इसका 10% लॉस होगा तो कितना होता बताओ, इसका 10%, 9000 का 10% कितना होता है, तुम्हारे पास 100 रुपये था, 10% लॉस हो गया तो 100 रुपये का 10% 10 होता है। तो तुम्हारे पास कितना बचा, 100 में से 10 रुपये घटा तो 90 रुपये बचा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, 9000 तो हो रहा है लेकिन 10% लॉस हो गया, यानी कि 10% लॉस हो गया, यानी कि 900 तो लॉस्ट हो गया। 900 जो वाट था वो ख़त्म हो गया, तो बचा कितना, 9000 में से 900 घटा दो, यानी इतना पावर होगा। यानी कि अगर ये लॉस नहीं होता तो 9 किलोवाट का होता, लेकिन लॉस हो गया तो कितना हुआ 8.1 किलोवाट का, ठीक। ये सिंपल सी बात है। तो 83 का बी, 83 का बी। 57 का देख लो,
57 देखो कह रहा है कि देखो कह रहा है क्या कांस्टेंट पावर आ गया ना, कांस्टेंट पावर। तो मैं तुम्हें भी बताया था कांस्टेंट पावर जब भी पूछे तो तुम्हें वो 4-5 रिजल्ट याद रखने पे, जहाँ पर फोर्स हमारा डायरेक्टली कुछ टी पावर -1/2 था, ठीक है। तो टी पावर -1/2 टी पावर -1/2 सब पे टी पावर -1/2 है। लेकिन 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 मैं तुम्हें क्या लिखवाया था, एम के एक तो लिखवाया था वेलोसिटी इक्वल टू रूट में 2pt/m, और फोर्स का लिखवाया था शायद एम के अपन 2 टी पावर में चेक कर लेता हूँ, अभी ऊपर लिखवाया हूँ इसीलिए बोला हूँ उसको याद रख लेना, ठीक है। देखो एम के अपन 2t रूट में m/2t, तो यही होगा इसका आंसर, यही तो होता है m/2। देखो फोर्स इक्वल टू क्या लिखा है m/2 × t रूट में, ये हो जाएगा m के रूट में अपन 2 t निकल जाएगा ऊपर, t पावर -1/2 आ जाएगा, समझे। t को बाहर कर दो ना, t की पावर क्या है 1/2 है, ऊपर गया तो t पावर -1/2 हो जाएगा, तो c इसका आंसर होगा। इसीलिए मैंने बोला था कम से कम 3-4 चीज़ों को याद रखो ताकि तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी उससे। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वो कितना 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, 5 लीटर वॉल्यूम पर मिनट, कितना पर मिनट, एंड टाइम कितना है 60 सेकेंड। 150 mm ऑफ मरकरी, प्रेशर कितना है 150 mm ऑफ मरकरी। इसको कर लो मीटर में कर लो, तो 150 मिलीमीटर में कितना होता है 1/71.5। अरे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर एक नहीं, वो 0 होगा, मिली सेंटी डेसीमीटर 0.15 होगा, मिलीमीटर में होता है 1/1000, 0.15 हो गया। और डेंसिटी कितना दिया 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। कह रहा पावर बताओ, तुम्हें एक चीज़ बताया मैंने, ρgh × वॉल्यूम अपन टाइम, ये रहेगा सेकंड में, ये सारी चीज़ें रहेंगी किसमें मीटर में, अभी बताया था ना, अभी ऊपर बताया ना कि जहाँ पे डेंसिटी के टर्म में दे दिया तो वहाँ पे पावर क्या होगा ρgh, डेंसिटी वॉल्यूम देगा तो ρgh × वॉल्यूम। रो कितना दिया है 0.15, जी कितना दिया है 10, हाइट कितना है बताओ, हाइट दिया है 5, हाइट कितना दिया है 150 मिलीमीटर, पावर इक्वल टू ρgh, प्रेशर थोड़ी ना हो, प्रेशर अब 150 मिलीमीटर कितना मरकरी, उतना से तो ऊपर फेंकेगा, तो ρgh उतना ही होगा ना, ऊपर फेंकेगा ना हाइट से, तो जो मरकरी का प्रेशर उतना ऊपर है 0.15 है, ये जो h है ना हमारा वो हमारा 0.15 हो गया। वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है, 1 लीटर में कितना होता है 10⁻³ होता है, 5 में कितना होगा 5 × 10⁻³ मीटर में रखना ना, 1 लीटर में 10⁻³ मीटर। अभी सब ऊपर तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया हूँ। टाइम लगो 60, इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ। 0.15 × 10 हो जाएगा 1.5, 1.5 × 5 7.5, 7.5 × 0.15, रुक जाओ कर देता हूँ मैं, 7.5 × 7, अरे यार 7.5 हो गया, 1.5 × 5 7.5, 0.15 डिवाइडेड बाई 60, 0.018 इंटू करो 10⁻³ इसका आंसर होगा 1.70, ये होगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लो, कुछ ना करो कैलकुलेटर यूज़ कर लो, 1.70 व्हाट आएगा। अरे 10 ये था 10⁻³ था, इसको सॉल्व करो ना, 1.5 × 10⁻³, ठीक है 5 × 3 सही है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ाया है और उस कंसेप्ट में बाहर जाकर तुम्हें बताऊँ, हर एक क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूँ उसी कंसेप्ट से बता रहा हूँ। ये इसका भी तुम्हें बता दिया था मैंने पहले ही कि जहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम आ जाए उसमें जब पावर निकालते हैं तो ρ × g × h × वॉल्यूम करते हैं, अपन t करते हैं सेकंड में। इसका तुम्हें बता दिया था मैंने, इसको याद करो क्योंकि हर जगह पूछता है, तो हर जगह तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, हर जगह निकालोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक। तो ये हो गया 1.7 क्वेश्चन नंबर 51.7 होगा ये, हाँ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55, जो कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg है, ठीक। कोई दिक्कत कहोगे नहीं दिक्कत है। फोर्स दिया है 2ti कैप प्लस 3t² j कैप, ठीक है। कह रहा है जे इतना वेक्टर है, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड, पावर डिलीवर्ड कितना होगा। तुम कहोगे भैया पावर का फॉर्मूला आपने बताया था F.B, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बताया था। तुम कहोगे भैया वेलोसिटी कहाँ से निकालें, अब कहोगे भैया वेलोसिटी तो कहीं दिया नहीं, वेलोसिटी कहाँ से निकालें। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे कंसेप्ट को हिला कर रख देगा, मतलब अभी तक जो पढ़े हो सारे यूज़ करो। वेलोसिटी कहाँ से निकालोगे, तो तुम्हें मैंने पढ़ाया था काइनेटिक्स, फोर्स दिया ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन हो जाएगा फोर्स अपन मास। फोर्स कितना है 2ti कैप प्लस 3t² j कैप अपन मास 1 है, तो उतना ही आ गया 2ti कैप प्लस 3t² j कैप।
अब कहो भैया एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कहाँ से निकालूं, तो तुम्हें पता है एक्सेलरेशन को तुम लिख सकते हो dv अपॉन dt इसका हो जाएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, dv हो जाएगा ये dt उधर चला जाएगा तो 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू dt। इंटीग्रेशन कर दिया ना भाई, तुमको पता है क्या हो जाएगा 2t dt i कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब t यहाँ पे t पे पावर 1 है तो इंटीग्रेशन में क्या होता है n+1 अपन n+1 यही तो होता है, t पे पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपन 1+1 2 i कैप प्लस ये हो जाएगा 3 तो पहले से बाहर रहेगा, ठीक है 3 तो कांस्टेंट रहा, 3 पहले से बाहर है, अच्छा लग रहा है यार। t का स्क्वायर है तो 2+1 t का क्यूब हो जाएगा अपन 3 हो जाएगा जे कैप, इतना हमारा क्या आ गया वेलोसिटी आ गई, ठीक इतनी वेलोसिटी आ गई। अब हमसे कह रहा है क्या फोर्स ये निकाल दो F.B पावर निकाल दो, तो F कितना दिया बताओ 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट 2t स्क्वायर अपन 2 यानी इसको कट कर दो ना, कितना आ गया t स्क्वायर i कैप, ये आ गया प्लस t क्यूब जे कैप, मतलब किसको लगा रहा है तो ये हमारा कितना हो गया डॉट में t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब जे कैप, तो i डॉट i क्या होता है 1 होता है, तुम्हें भी मालूम है वेक्टर में पढ़ा दिया था, तो 2t i कैप इंटू टी स्क्वायर यानी कि 2t क्यूब i कैप, ठीक है आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, इसको ऐसे रखो प्लस 3t स्क्वायर और t क्यूब 3t पे पावर 5 हो गया 2t क्यूब प्लस 3t 5, दूसरा आंसर होगा 55 का बी, 2t क्यूब प्लस 3t 5 दूसरा आंसर हो जाएगा, ये सही है, ठीक है 2t क्यूब 30, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुमको बस फोर्स दे दिया था, तुमसे पूछा था पावर इक्वल टू होता है F डॉट वेलोसिटी, तुमको फोर्स से और मास से तुमको एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन से निकाल के तुमको वेलोसिटी निकालनी थी dv/dt से, उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट करना था। तो तुमने अभी तक पढ़ा था काइनेटिक्स वो भी रिवाइज हो गया, तुमने पढ़ा था वेक्टर वो भी रिवाइज हो गया, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार जरूर लगाना इसको। आज वो कह रहा है कूली है जिसको 1 मिनट लग रहा है सूटकेस को ऊपर ले जाने में, हाइट 2 मीटर, बट द सेकेंड कूली टेक्स 30 सेकेंड। देखो कह रहा है कि 2 मीटर है हाइट, तो ये जो कूली है उसको लग रहा है 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, बी वाले को लग रहा है 30 सेकेंड। कह रहा है कि पावर क्या होगा, सेम हाइट, क्या हाइट सेम है तो पावर इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपन टाइम, यानी mgh अपन टाइम, मास सेम है, g सेम लगेगा, हाइट दोनों का सेम है, ये पावर एनर्जी प्लस टू क्या टाइम हो गया, ये p1 अपन p2 हो जाएगा t2 अपन t1, t2 कितना इनवर्सली हो गया ना तो t2 अपन t1, t2 कितना बताओ t2 है 30 सेकेंड, ये 60 सेकेंड यानी 1/2 1:2 61 का डी 1:2 ठीक है। कह रहा है एक बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली फ्रॉम द अर्थ, रीचेस ए हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ। देखो कह रहा है कि किसी बॉडी को हमने ऊपर फेंका और ये कितने हाइट तक गया, ये हाइट तक गया रेडियस ऑफ अर्थ, यानी रेडियस ऑफ अर्थ तक गया, यानी कि 6400 किलोमीटर ऊपर गया, ठीक है। द पावर एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम, पावर कब मैक्सिमम होगा तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट बी, एफ बी कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, कॉस थीटा वैल्यू क्या हो 0 हो, कॉस 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी कॉस थीटा मैक्सिमम होगी 0 वैल्यू 1 होने पे। तो ये एंगल 0 कब होगा, एंगल ये कब 0 होगा, ऊपर फेंकने नीचे फेंकने में एंगल कब, हाईएस्ट पोजीशन पे क्या एंगल 0 हो गया, नहीं है, ठीक है। एट द इंस्टेंट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, ये देखो 60 का बी, ऊपर जाके जब वो आके यहाँ टकराएगा ना तो पहली चीज़ तुम्हें क्या एक चीज़ दिख रही होगी, जब बेचारा वो ऊपर से आएगा, तो पहले तो जी लग रही होगी नीचे, ऊपर से जब आएगा ना नीचे तो जी लग रही होगी, तो आ तो रहा है बेचारा नीचे, उसको ग्रेविटी भी खींच रही है तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, और तेज़ी से गिरेगा तो मैक्सिमम पावर कब एग्जर्ट करेगा, यानी कि जस्ट जब वो ग्राउंड पे टकराने वाला होगा तो उसका पावर सबसे मैक्सिमम होगा। और थीटा की वैल्यू भी 0 डिग्री है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से भी निकाल सकते हो। तो 58 का हो जाएगा बी। 59 देखो कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। देखो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ, पावर क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी क्या होती है रूट में 2pt/m होती है, पढ़ा चुका हूँ, वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल्स टू t पावर 1/2 बी होगा आंसर। सॉल्व भी नहीं करना भाई, सॉल्व करो बहुत लेंदी होगा, इसलिए मैंने 2-3 फॉर्मूले तो बताया था, उसको रटने के लिए बोला था, उसको रट ही लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। कह रहा है इंजन पंप है, देखो वाटर जेट वाला क्वेश्चन आ गया, होज पाइप है, वाटर पासेस थ्रू द पाइप लीव्स द वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी निकल रही है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया है 100 kg
पर मीटर, व्हाट इज द पावर, पावर इसको तो मैंने बोला म्यू इंटू वी क्यूब होता है, म्यू हमारा क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब होता है। ये दिया है कितना 100, ये दिया है 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8 यानी 800 वाट होगा। जो उसने दिया मैंने उसको लगा दिया भाई, मैंने तुम्हें इतने फॉर्मूले बताया ना पावर के, सारे तुम्हारे केसेज ही मैंने पढ़ा दिए तुम्हें यहाँ पे। ये देखो डी एम बाई डी टी रो ए बी होगा, फोर्स रो ए बी स्क्वायर होगा, पावर इक्वल टू एफ डी वी होगा, डेंसिटी होगा तो रो ए बी क्यूब हो जाएगा, डेंसिटी होगा तो रो ए बी क्यूब होगा। लेकिन अगर एम अपन एल दिया है तो पावर इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू बी क्यूब, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ इंटू बी का क्यूब, यानी डी एम बाई डी एल इंटू बी क्यूब। ठीक है, फोर्स बी का स्क्वायर है, पावर बी का क्यूब है, ऊपर सब बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो इसका आंसर कितना दिया, हाँ दिया है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि पार्टिकल है जिसका मास एम है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू 0 है, अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, स्पीड एक्वायर्ड इन टी टाइम में उसने भी एक्वायर किया है। कह रहा है पावर डिलीवर्ड बता दो कितना होगा, पावर डिलीवर्ड बता दो कितना होगा, पावर डिलीवर्ड बता दो कितना होगा। ठीक है, पावर का मामला क्या होता है एफ डॉट बी, फोर्स का मामला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन टू बी, यही तो होता है, पावर डिलीवरी होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन टू बी हो जाएगा पावर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो डी वी अपॉन डी टी इंटू बी, ये तो लिख सकते हो पावर, ये तो होगा ना पावर, ये तो होगा पावर। पावर सही यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मेन से पूछा गया ना इसलिए अच्छा है। पावर एफ डॉट बी होगा, एम ए डॉट बी हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एक्सेलरेशन को मैं लिख दिया डी बी बाई डी टी इंटू बी, क्या मैं इसको पी डी टी एम डी वी डॉट बी लिख सकता हूँ, लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन हो गया ना, जब डी टी इधर आ गया तो ये जो बाकी टर्म इंटीग्रेट हो गया, डी टी पावर का डी टी मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन हो गया ना ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा एम तो बाहर आ जाएगा, डी वी का भी मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपन 2 होगा, अरे बी पे पावर 1 एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 होता है, तो हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपन 2 पी इंटू डी टी, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टी एम बी स्क्वायर अपन 2 टी, एम बी स्क्वायर अपन 2 टी 62 का डी एम बी स्क्वायर अपन 2 एम बी स्क्वायर अपन 2 टी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेना, मेन से पूछा गया ना, तो बस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का खेल और कुछ है नहीं पावर में। इन्हीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार लगाना, इसके बाहर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया तुम कहना कुछ भी इसके बाहर आएगा नहीं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, लगभग वर्क पावर एनर्जी में मैं सारे टॉपिक ही कवर करा दे रहा हूँ, तो जब नीट होता है इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करानी होगी, तो यही क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना, भैया ने फ्री वालों को दे दिया। ठीक, क्योंकि सेमी चीज़ के लिए 2 बार मेहनत करवाओगे तो फिर मुझे भी दिक्कत ही होगी। ठीक है, 63 तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन करवाए हैं एक तरह का, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट भी निकालना है। ठीक, कह रहा 65 देखो, कह रहा हाउ मच वाटर ए पंप अब 2 kg कैन राइज इन 1 मिनट टू देखो, पावर कितना दिया 2 किलो वाट, 2 पे पावर 3 वाट, टाइम कितना दिया 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, हाइट दिया कितना 10 मीटर, अब उनसे पूछ रहा है कितना पाइप, पावर इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपन टाइम, यानी कि एम जी एच अपन टाइम, मास सही है हमको, मास हमको सही है, तो मास इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम अपन जी इंटू एच। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे भाई, पावर दे दिया 2 गुणे 2 से पावर 3, टाइम दे दिया 60, यार एक मच्छर काट रहा है, 2 गुणे 10 से पावर 3 इंटू 60 अपन जी हमारा हो गया 10, और हाइट कितना हो गया 10, तो ये कट जाएगा 10 बार में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, 1200 लीटर, 1200 लीटर, 1200 लीटर, तो 65 का 1200 लीटर। ठीक है, देख लेते हैं आंसर इसका, आंसर करना बहुत जरूरी है, गलती हो जाता है कभी। ठीक है, 1200 लीटर। ठीक, सही, ये दोनों ऊपर के क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, ये भी होमवर्क लो तुम, सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन, दोनों एकदम सेम है, दोनों लगाओ। ठीक है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये कोई होमवर्क है क्योंकि अभी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, एक बार फिर से करना। ठीक, कह रहा है टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इन फॉलोइंग विद टाइम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोपोर्शनल टू, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 77 का है। क्यों मैं डायरेक्ट मार दिया यार, क्यों डायरेक्ट मार दिया, क्योंकि अभी तुम्हें पढ़ाया हूँ क्या कि फोर्स वेलोसिटी होती है रूट में 2 pt/m, और फोर्स हमारा होता है mk अपन 2t रूट में, तो 1/√t इनवर्सली पे डिपेंड करता है, तो उसको याद रखो, ताकि चीज़ें तुम्हें देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो वहाँ पे तुम्हें बार बार उसको लगाना ना हो, लगाने यार लेंदी हो जाती हैं चीज़ें। ठीक, तो उसका हो गया इतना। ठीक है,
चलो ये देखो फिर से तुम्हारा क्वेश्चन घुमाएगा, तुम्हारा दिमाग पूरा घुमा देगा ये। देखो कह रहा है कि एलिवेटर है, बिल्डिंग, एलिवेटर एक बिल्डिंग लगी है, मतलब लिफ्ट लगी हुई है, ठीक, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, लिफ्ट मान लो। कह रहा है कि मैक्सिमम 10% को कवर कर सकता है, जिसमें से एक का वेट 68 kg, यानी कि अगर इसमें 10 आदमी हो, ठीक है, टोटल वेट कितना हो जाएगा 680 जी। अरे एक का आदमी का वेट 68, 10 आदमी का वेट होगा 6800, 680 होगा ना 10 का, और mg लगता है तो 680 इंटू जी, ये तो तुम्हें पता ही है। कह रहा है मास ऑफ एलिवेटर खुद ही 920, यानी मास ऑफ एलिवेटर भी है 920 जी, ठीक है। कह रहा था फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, ये जब ऊपर जा रहा था, ठीक, तो नीचे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था कितने का 6000 न्यूटन का। तो एलिवेटर ऊपर जा रहा है फुल कैपेसिटी से, तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा, तो पावर इक्वल टू होगा, कहोगे भैया एफ डॉट वी, तो कहोगे भैया फोर्स कहाँ से निकालूँ, तो ये हमारा फोर्स होगा ना, टेंशन या फोर्स जो भी बोलो, तो ये जितना होगा हमारा ऊपर इसी से तो जा रहा है ना, इसी टेंशन से, इसी फोर्स से ऊपर जा रहा है, तो एफ डॉट बी होगा, फ्रिक्शन तो अपोज कर रहा है। तो इस वैल्यू कितनी होगी, टेंशन देखो कितने के बराबर है, 680 जी प्लस 920 जी प्लस 6000 न्यूटन, यही तो है 680 और 920, 680 920, 0 0 0 8 2 10, 915 1 16, 915 1600 जी, यानी 16000 प्लस 6000 यानी कि 22000, ठीक, 22000। तो 22000 इंटू वेलोसिटी कितनी है 3 है, 66,000 वाट, ये होगी। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, देख लो कितना आसान क्वेश्चन था। और जेईई मेंस का क्वेश्चन देख के भी लोग आजकल डर जा रहे हैं, लेकिन देखो कितना ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो एलिवेटर वाले भी क्वेश्चन हमने कर लिया, नीचे जितने जा रहा था उसको टेंशन के बराबर कर दिया, वही हमको चाहिए था फोर्स। तो लिंक करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो लिंक करके क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 73 देखो कह रहा था पावर ऑफ विंड मिल हैविंग ब्लेड एरिया इक्वल्स टू विंड वेलोसिटी भी। अरे यार पावर इक्वल टू क्या होता है, हाफ रो ए भी क्यूब, ये होगा ए। अब कहोगे भैया कैसे डायरेक्ट लगा दिया, मैं कहूँगा मुन्ना इसीलिए याद करने को बोला था, क्योंकि चीज़ें जब तुम वहाँ सॉल्व करने बैठोगे तुम्हारा टाइम ही हो जाएगा पूरा ख़त्म। ये पेपर कंपटीशन का पेपर या ट्रिक एंड ट्रिक वालों के लिए, तुम्हें पता रहेगा 10 मिनट का क्वेश्चन 1 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व करोगे, 10 क्वेश्चन आगे हो जाओगे, 10 क्वेश्चन से रैंक का देख लो कितना फ़र्क होता है। तो यहाँ देखो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पर टाइम हाफ रो ए बी क्यूब, यानी हाफ m/l वी क्यूब भी होती है। तो हाफ रो ए बी क्यूब है क्या है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट, 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 रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट हो गया। पूछा है पावर ऑफ बिल्ड मिल हैविंग ब्लेड एरिया दे दिया एरिया, और ये डेंसिटी दे दिया, वेलोसिटी दे दिया वी, रो द डेंसिटी दे दिया, तो हाफ रो ए बी क्यूब डायरेक्ट लगा दो। 74 होमवर्क है तुम्हारे लिए, 75 तुम्हारे लिए होमवर्क है, जिम्मर का क्वेश्चन है। होमवर्क का मतलब डीपीपी है, क्योंकि डीपीपी बताने के लिए मेरे पास क्वेश्चन बचे ही नहीं रहे, इसलिए तुम्हें दे दिया, ठीक। अब आ जाओ, देखो फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा इसमें, कहोगे भैया कहाँ से कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। देखो 2019 का क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा टॉपिक है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक पार्टिकल है 5 m, क्या कह रहा है एक पार्टिकल है 5 m का, रेस्ट पे है, यूज कर 0 है, ब्रेक हो गया 3 फ्रेगमेंट में, टूट गया। 2 फ्रेगमेंट मास m के, एक फ्रेगमेंट मास m, एक फ्रेगमेंट मास m, दोनों परपेंडिकुलर चले गए हैं, ठीक है। और जो तीसरा फ्रेगमेंट था द परपेंडिकुलर, तीसरा फ्रेगमेंट मान लो तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था ना मैंने, अगर ये दोनों m में जाएंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, √2m भी होगा। सॉरी क्या होता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, यही तो होता है ना रूट में, यही होता है। तो जब 90 डिग्री एंगल होता है तो डायरेक्ट मान लो √2 हो जाता है इसका आंसर। 120 डिग्री होगा तो भी ही रहेगा, और 60 डिग्री होगा तो √3 भी होगा, समझे। जैसे मान लो फोर्स है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, फोर्स है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री का रिजल्टेंट कितना होगा, √2f होगा, ठीक। अब कह रहा है कि एक फोर्स इधर है, रुक जाओ, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है 60 डिग्री पे, तो उसका रिजल्टेंट √3f आएगा। कह रहा है एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, यानी 120 डिग्री पे, तो उसका रिजल्टेंट f ही आएगा, f नेट हमारा f के बराबर आएगा। ये हमारा क्या होता है, ये थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करने का मेथड होता है वेक्टर में। तो या तो तुम इसको लगाओ a² + b² 2ab cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, ये पूरा खत्म, रूट में a² + b²। तो वही चीज़ जब लिखोगे रूट में a² + b², रूट में b² + b², रूट में 2b², b आगे निकला, रूट अंदर रहेगा, √2mb, वही लिखा हूँ मैं। तो इसका मोमेंटम हो जाएगा √2mb। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दी, अगर ये √2mb होगा तो इसको अपोज करने के लिए, इसको कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है,
और ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 होगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा। ये चीज़ भी तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, कितने डिटेल में मैंने पढ़ाया था, 15-20 क्वेश्चन भी करवाए थे। तो इधर कितना होगा, इसका मास कितना होगा बताओ थर्ड वाले का। अगर ये मास a मास है तो 3m होगा, सिंपल सी बात है। अरे टोटल 5 मास था ना, 5m था, तो अगर m और m इधर चला गया तो 3m होगा, तो इसको b डैश मान लो, तो इसके अपोजिट ही जाएगा भाई, तभी तो कैंसिल करेगा। 3m b डैश इक्वल टू क्या होगा, रूट में 2m b, तो b डैश इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2m से m काट दो, रूट में 2b/3, ये हो जाएगा b डैश। अब हमसे कह रहा है एनर्जी रिलीज इस प्रोसेस से बता दो, एनर्जी कितनी रिलीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी, हाफ m पहले का b स्क्वायर, दूसरे का हाफ m b स्क्वायर, तीसरे का हाफ इंटू 3m इंटू b का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 2/3b स्क्वायर। समझे। अरे काइनेटिक एनर्जी रिलीज पूरे प्रोसेस का पूछ रहा है, पूरे प्रोसेस में एनर्जी कितनी होगी। तो इस m की वजह से हाफ m b स्क्वायर, इस m की वजह से हाफ m b स्क्वायर, इस m को हाफ m b स्क्वायर, इसकी वजह से हाफ 3m इंटू b डैश का स्क्वायर, b डैश का वैल्यू तुम्हें मालूम है रूट 2/3b होता है। बस खत्म कर दो, कहानी खत्म करो इसका। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ m b स्क्वायर, हाफ m b स्क्वायर 2 इंटू ये हो जाएगा m b स्क्वायर, बस बचेगा प्लस ये हाफ इंटू 3m, जो हो जाएगा कितना 2b स्क्वायर/9, यही तो होगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 3 इधर आ जाएगा, 3m स्क्वायर 4m स्क्वायर/3, 4/3 m स्क्वायर, 4/3 m स्क्वायर, 4/3 15 15 15 15 15 4m 15 4m स्क्वायर, हाँ 4m स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में रखता हूँ इंपॉर्टेंट में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो तुम्हारा देखो कैसे लिंक कर रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और वेक्टर दोनों रिवाइज हो गया, दोनों कॉन्सेप्ट मिला के पूछा। अब देखो नीट 2019 में उड़ीसा का क्वेश्चन था, तुमने मोमेंटम पढ़ा था ना, कंजर्वेशन मोमेंटम, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया था कंजर्वेशन मोमेंटम को, ताकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हें आसानी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी उसने पूछ लिया, ठीक। तो एनर्जी रिलीज इस प्रोसेस में हो गया 4/3 m स्क्वायर। टोटल एनर्जी तो पूछ रहा है, एक की वजह से हाफ m b स्क्वायर, दूसरे की वजह से हाफ m b स्क्वायर, तीसरे की वजह से रूट में नहीं 3m इंटू b स्क्वायर, ठीक। आगे बढ़ो, ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखन में छोटन लगत घाव करत गंभीर, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक सेल है जिसका मास 200 ग्राम है, मतलब सेल मतलब होता है बुलेट, यानी तुमने गोली चलाई जिसका मास था 200 ग्राम, यानी कि 0.2 kg। मास ऑफ गन कितना था, कैपिटल 4 kg रखो। एनर्जी कितना जनरेट हुआ 1.05 किलो जूल का। तुम्हें एक चीज़ मालूम है कि मोमेंटम तुम हमेशा कंजर्व करा सकते हो। तो मोमेंटम ऑफ, अरे गन बुलेट में मोमेंटम ही कंजर्व होता है, ये भी बता चुका हूँ। मोमेंटम ऑफ बुलेट मोमेंटम ऑफ गन के बराबर होगा। गन का मास m, मान लो उसकी वेलोसिटी v थी, इसका मास m था और इसकी वेलोसिटी u थी, तो जो v होगी वो क्या हो जाएगी, m/M इंटू u हो जाएगी। यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत, आई होप कि तुम्हें यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, ठीक। v जो हो जाएगी mu/m हो जाएगी, ठीक। अब कह रहा है कि एनर्जी उसमें निकली है, तो अब एनर्जी तो बाबू दोनों से निकलेगी। जैसे ऊपर तुमने देखा कि एनर्जी कैसे निकाला, मैंने सबको जोड़ा, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे जब निकालोगे, चलो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, रुक जाओ, आ जाओ जी आ जाओ, हाँ चलो ठीक है। देखो तो जब यहाँ पे एनर्जी निकालोगे तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू m इंटू यू स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m इंटू बी स्क्वायर। अरे ये एनर्जी हो गई बुलेट की, ये एनर्जी हो गई गन की, तो हाफ इंटू मास रखो कितना 0.2, m ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, यू की जगह क्या रखो यू स्क्वायर रखो प्लस हाफ इंटू कैपिटल M। अब भी की जगह क्या रखोगे, भी की जगह तो m/m इंटू यू है, तो रखोगे m/m इंटू यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो हाफ mu स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ ये m ऊपर रहेगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर u स्क्वायर अपन m स्क्वायर, m से m खत्म होगा, हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ mu स्क्वायर u स्क्वायर अपन m, ठीक है। हाफ mu स्क्वायर को कॉमन ले लो तो हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, हो जाएगा 1 प्लस mu स्क्वायर, m को कॉमन ले लिया तुमने, u स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस m/m हो जाएगा, ठीक, कॉमन ले लिया। तो अब इसकी वैल्यू दी है कितनी 1.05 किलो जूल, यानी कि 1050 जूल। बस सॉल्व कर लो, तो यहाँ कर देता हूँ, हाफ बूढ़े मास दिया है 0.2 kg, यू का स्क्वायर, यही तो निकालना था हमको,
यू स्क्वायर रखो, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी, 1 प्लस मास कितनी दी हुई है 0.2, मास ऑफ बुलेट दिया 4 kg, ठीक है, इक्वल टू 1050। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कटेगा 0.1 बार में, तो यू स्क्वायर इंटू 0.1 है, तो यू स्क्वायर 1 प्लस 4, रुक जाओ, लेंदी कैलकुलेशन है, अच्छा क्वेश्चन 2008 में पूछा ना, तो इसलिए लेंदी है। पहले CPMT वगैरह होता था तो उसमें टाइम ज़्यादा मिलता था, रिटेन होता था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 कने 4 यानी 4.2/4 इंटू यू स्क्वायर इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इंटू 0.42 अपॉन 4 तो 1050, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो रहा है, यू स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 1050 अपॉन 0.42 कर देता हूँ मैं, रुक जाओ, 4 गुणे 1050, 4 गुणे 1050, 4 गुणे 1050 डिवाइडेड बाई 0.42, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया, तो यू इक्वल टू क्या, रूट में 10,000, 2 0 बार 100 आ जाएगा, हाँ 100 है ही नहीं क्या, 100 मीटर। अच्छा ये क्वेश्चन है 18 का सी 100। देखो यार अच्छा क्वेश्चन इसलिए 2 बार ज़रूर करना इसको, क्योंकि तुमसे देखो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है और एनर्जी दी है, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी पूरी। ऊपर देखो मैंने तीनों के काइनेटिक एनर्जी जोड़ा ना, क्योंकि उसने क्या पूछा, एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, इसके वजह से भी, तो यहाँ पर वही चीज़ क्या हो, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो बुलेट की वजह से भी, गन की वजह से, दोनों जोड़ दिया। फिर उसको मैंने एक बाई स्टेप मैं इसको सॉल्व करता गया, जो उसने पूछा। पहले यहाँ से वेलोसिटी निकाली है इसकी, अगर ये वेलोसिटी नहीं निकालते तो नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी आपसे यू पूछा था, यू मैंने सॉल्व कर दिया, बात ही खत्म। तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, हाँ 100, ठीक है। अब देखो फिर से वही एक क्वेश्चन है, फिर से मैं करा रहा हूँ, इतने सारे क्वेश्चन तुम्हें मैं ही करा दे रहा हूँ, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है एक बॉम्ब है जिसका मास है 30 kg, जो रेस्ट पे है, रेस्ट पे था 30 kg का था, एक्सप्लोड हो गया, एक गया 18 kg, एक गया 12 kg। कह रहा है कि इसका वेलोसिटी 18 वाले का 6 है, इसका वेलोसिटी हमको मालूम ही नहीं है, x है मान लो, तो तुमको मालूम है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, यानी कि 18 गुणे जो 6 होगा वो 12 गुणे x के बराबर होगा, 12 इंटू v के बराबर होगा। अरे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो इसको 0 कर दो, प्लस इक्वल टू 0 कर दो, तो 18 गुणे 6 ऊपर चला जाएगा तो -12 गुणे भी, यही तो आएगा। माइनस बस ये दिखाएगा कि तुम अगर ऊपर जाओगे तो मैं नीचे जाऊँगा, तुम लेफ्ट जाओगे तो मैं राइट जाऊँगा, तुम दाएँ जाओगे तो मैं बाएँ जाऊँगा, ताकि तुम इधर भागो तो मैं इधर जाके इसको कैंसिल कर दूँ, ठीक है। तो बस वही है, तो b का वैल्यू क्या होगा, 18 गुणे 6 अपॉन 12, तो 6 गुना 12 दोनों में 18, ये 9 आ गया। अब कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, यानी इसी का देखो क्या हो रहा है, अब पूरे सिस्टम का नहीं पूछ रहा है, अब कह रहा है इसी मास का काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो मालूम है, हाफ mv², हाफ गुणे मास कितना है इसका, सेकंड वाले का मास कितना है 12 है, और एन का स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर यानी 81, तो 6 गुणे 81 यानी कि 486 जो क्वेश्चन देख लेना, वो पूछ क्या रहा है किसकी, अगर पूरे सिस्टम के पूछ रहा है तो m1 m2 m3 जितना भी है सबका काइनेटिक एनर्जी एक एक करके निकालो। उसने इसमें पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, यानी कि इस वाले मास का पूछा है, तो बस उसका ही निकालो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक। सोलह नंबर तुम खुद से करो, वही सेम क्वेश्चन है, टोटल पूछा है तो एक एक कर करके तीनों का जोड़ देना। 17 नंबर देखो कह रहा है इंजन होज है, कंटिन्यूसली होज है, वाटर लिव्स विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी है, m क्या हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ है। कह रहा रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता दो, तुमने ही बोला था क्या म्यू इंटू v क्यूब होता है भैया, नहीं हाफ इंटू रो इंटू v क्यूब होता है, हाफ इंटू m इंटू v क्यूब होता है, हाफ इंटू m इंटू v क्यूब, 17 का d, हाफ इंटू m इंटू v क्यूब। अब कहोगे रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने कहाँ बताया, तो मैं ये पेज नंबर 14 है ना, तो मैं तुम्हें ले चलूँगा पेज नंबर 2-3 पे, रुक जाओ, बार बार ले चल रहा हूँ यार, दिखा रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे क्या है, क्या दिक्कत है। ये देखो हाफ रो ए वी क्यूब होता है, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी क्यूब, तो मास पर यूनिट लेंथ ही m दिया हुआ है, यहाँ देख लो क्वेश्चन देख लो तुम क्वेश्चन देख लो 14 नंबर 14, हाँ ये कह रहा है कि मास इज द मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि हाफ इंटू m क्या है मास पर यूनिट लेंथ इंटू बी क्यूब, वही है, वही फॉर्मूला है, सॉल्व कर दो बस, बात ही खत्म।
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है पार्टिकल इसका m1 मास है, वेलोसिटी v1 है, अनदर पार्टिकल b2 m2 है, वेलोसिटी v2 है, बोथ हैव सेम मोमेंटम, मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है। कह रहा है कि एनर्जी बता दो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m होता है, मोमेंटम में दोनों का सेम है, तो एनर्जी यूनिवर्सली फर्स्ट क्या हो गया, मास हो गया, तो E1/E2 क्या हो गया, m2/m1 हो गया। m2 कितना था बताओ, m2 कितना, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 था तो E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा, सिंपल सी बात है, पहला होगा। अरे एनर्जी यूनिवर्सली फर्स्ट टू मास हो गया, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कम होगा, तो जिसका मास ज़्यादा उसकी एनर्जी कम, तो मास किसका ज़्यादा बताओ, तुम्हें दिख रहा है किसका ज़्यादा मास, तो उसकी एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक, एक बाल है 2 kg का है, एनोदर मास अब 4 kg ड्रॉप टुगेदर। देखो 60 फीट के बिल्डिंग से एक 2 kg का मास, एक 4 kg का मास गिराया गया नीचे। आफ्टर द फॉल ऑफ 30 फीट, यानी 30 फीट जब वो आ गए नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यही तो होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², तो हाफ इंटू वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे आती है कोई चीज़ तो वेलोसिटी होती है रूट में 2gh। 30 मीटर की हाइट पे है, इसकी हाइट भी सेम, इसकी जी भी सेम, तो वेलोसिटी भी सेम, सब कुछ सेम, यानी सब कुछ सेम, यानी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली फर्स्ट क्या हो गया, मास हो गया। काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल हो गया, मास अपन कितना 2 है, 4 है, 1/2 हो जाएगा, 1/2। 21 का सी सही है, 1/2। देखो काइनेटिक एनर्जी का भी यूज़ मतलब वो क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स का भी काइनेमेटिक्स का भी यूज़ कर रहा है वो, तुम देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, 2004 में पूछा था। ठीक है, SW तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम खुद से करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना ये कैसे किया हूँ। अरे वेलोसिटी इक्वल टू रूट में 2gh, अरे ऊपर से कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh होता है, u 0 हो गया तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2gh। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ। ठीक, ये खुद से करो, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m, जब चेंज लेस देन 5% हो तो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है 2ΔP/P। लेकिन यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि चेंज 300% है, तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तक के, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया 300% बढ़ गया, यानी पहले k था अब 300% बढ़ गया, 300% अब k, यानी कि k + 3k, यानी कितना हो गया 4k। ये तो जानते हो ना, बेसिक मैथ है। 100% का मतलब 1 होता है यार, 200% बढ़ता 2 बढ़ गया, पहले k था अब 3k हो गया, 300% बढ़ा, पहले k था अब 3k और बढ़ गया, यानी कि 4k हो गया। तो इनिशियल k हो गया, फाइनल 4k हो गया। अब कह रहा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बता दो। अब तुम्हें फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। तुम्हें दिख रहा होगा p² डायरेक्टली फर्स्ट टू क्या काइनेटिक एनर्जी है, हमको मोमेंटम चाहिए तो p इज इक्वल टू रूट में काइनेटिक एनर्जी। और मैंने तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी, कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी चेंज पूछे तुम कहना कि फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। ये तुम्हें कल ही सिखाया था, परसों ही, कि कहीं पे पूछे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपान इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बताओ, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, रूट में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो रूट में काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया, रूट में 4k माइनस इनिशियल, पहले से रूट के था, इनिशियल अपान रूट के इंटू 100। रूट में 4k को क्या लिख सकते हो, 2 रूट के माइनस 1 रूट के अपान 1 रूट के, यही तो हुआ भाई। अरे रूट के आगे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1 रूट के अपान रूट के इंटू 100, ये भी कट गया, कितना बचा 100%। यानी कि जब तुम काइनेटिक एनर्जी को 300% बढ़ा रहे हो, यानी 4k तुमने कर दिया, तो मोमेंटम में जो चेंज आया 100% है, मोमेंटम में जो चेंज आया कितना है 100% है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, देख लेना उसको 2 बार कम से कम रिवाइज करना। कह रहा है कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया मेक इन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। कह रहा है कि पार्टिकल को हमने 45 डिग्री एंगल पे फेंक दिया। कह रहा है बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मैंने बोला था हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल cos² थीटा होती है। डायरेक्ट सॉल्व कर लो, k था cos² थीटा यानी cos² 45 डिग्री, k cos² 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ 1/√2 का स्क्वायर यानी k/2 इसका आंसर होगा 24 का 2 k/2। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारे पास और सारे मेथड है। यहाँ पे वेलोसिटी पहले निकालो, वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी में से क्या होती है u cos थीटा होती है, वेलोसिटी क्या होती है u cos थीटा, u/√2 हो जाएगा। अरे हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा होती है और हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज ही नहीं होती है। पैराबोलिक मतलब कभी भी जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था मैंने, इतने डिटेल में तुम्हें पढ़ाया था, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है,
थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आवाज़ थोड़ी अगर दिक्कत होगी तो बता देना। इसका मैंने फ़िल्टर मंगाने का सोच रहा हूँ, फ़िल्टर मिल जाएगा तो थोड़ा सा मतलब सही हो जाएगी आवाज़, ठीक है। u/√2 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी पूछा था तो हाफ एम बी स्क्वायर कर दो, हाफ एम बी की जगह रख दो u/√2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा क्या, हाफ एम बी स्क्वायर अपन 2, हाफ एम बी स्क्वायर को के बोलते हो तो k/2, यहाँ से भी वही आता है, यहाँ से भी डायरेक्ट वही आता है। तो k इक्वल टू के इनिशियल कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे लिए होमवर्क है, 26 भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसका आंसर देख लो पहले। सही है, चलो। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई मास, देखो मास एम है, जो पूछा वो लिख लो, मास एम है। ट्रैवलिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस डे ट्रैवल किया, स्टार्ट किया 0 से, कांस्टेंट फोर्स से, ठीक है। कह रहा है फोर्स, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाई मास, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अवतार सीरीज में जो लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो जिन्होंने पढ़ा है उनको मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू एस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क भी हमारा एनर्जी है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं से तुमको आ रहा आंसर आएगा कि एम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन चलो ठीक है, तुमने नहीं पढ़ा तो फिर तुम्हें समझाता हूँ। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो होगा। रेस्ट से स्टार्ट किया, खत्म हो गया, बी स्क्वायर इक्वल होगा 2 एसलेशन हो जाएगा फोर्स अपन एम इंटू एस। बी स्क्वायर निकल गया हमारे पास, हमको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ इंटू एम, बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 इंटू एफ बाई एम इंटू एस, एम से एम खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, एफ इंटू एस यहाँ से आगे देखो, यहीं से निकालते हैं इसको, यही इसका सोल्यूशन होता है। तो एनर्जी हमारा क्या है, एफ डॉट एस, यहाँ से भी आया। और तुमने वेलोसिटी तुमको निकालनी थी काइनेटिक एनर्जी, तुमने कहा भैया काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो तुम लगा दो हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी थी नहीं तो वेलोसिटी तुमने इक्वेशन से निकाल ली, तो हो जाएगा एम पे 0। ये होमवर्क के लीनियर मोमेंटम बताओ लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर अपन 2m, वही पूछ रहा है, रेशियो निकालो, तुम्हारा काम है। ये देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग हॉरिजॉन्टल सर्कल, देखो पार्टिकल है मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये भी तुम्हें वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वेक्टर में पढ़ाया था और कहाँ पढ़ाया था, कई जगह पढ़ाया हूँ। कह रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, पहले ए पे था बी पे आया, तो क्या चेंज हुआ, क्या काइनेटिक एनर्जी एम बी स्क्वायर 4 हुआ, क्या मोमेंटम चेंज हुआ, क्या मोमेंटम 2m चेंज हुआ। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो इधर एम बी है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, एम बी होगी। जरा मोमेंटम बताओ क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, ऊपर जा रहा है तो प्लस एम बी, नीचे आ रहा है तो माइनस एम बी। ये सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ पढ़ाई थी मैंने, जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाया था, कोलिजन पढ़ाया था कि दीवार में लड़ के आती है तो वहाँ पे 2m कॉस थीटा होता है, जब हॉरिजॉन्टल से होती है वर्टिकल से 2m साइन थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल में माइनस एम बी, ये भी पहले से माइनस एम बी, कितना माइनस में 2m हो गया, यानी कि चेंज कितना, मोमेंटम चेंज हो गया 2m से, वही चीज़ निकाला था, मोमेंटम चेंज हो गया 2m से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है, अभी तक इससे बस 2 ही क्वेश्चन आए हैं और हो सकता है कि मैक्सिमम चांस है कि इस साल इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, ठीक। चलो इसको भी कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया है, थक जाता हूँ यार थोड़ा सा, ए स्क्वायर अपन आर स्क्वायर माइनस बी अपन आर, ठीक। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है। कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, यानी ये आर हमारा डिस्टेंस कितना होगा। मैं तुम्हें बोला था स्टेबल हो अनस्टेबल हो कोई भी इक्विलिब्रियम हो, डी यू अपन डी एक्स क्या होता है, 0 होता है, तो डी यू अपन डी आर क्या होगा, 0 होगा, डी यू अपन डी आर क्या होगा, 0 होगा, यही ना। तो इसको तुम यू को लिख दो ए आर पे पावर -2 माइनस बी आर पे पावर -1, कोई दिक्कत है क्या, अरे आर पे पावर -2 आर पे पावर -1, ताकि डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी हो। तो डी यू बाई जब डी आर करूँगा तो क्या होगा, -2 आगे आएगा, ए होगा आर पे पावर -2 -1, एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एक्स पे पावर -1 एन -1, यही तो होता है, एन आगे आ जाता है। एक्स पे पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन आगे आएगा, एक्स पे पावर एन -1, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन अगर एक्स पे पावर एन का करना है तो क्या होगा, n+1 अपन n+1, कितनी बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो -2 आगे, ए आर पे पावर -2 -1, अब बी देखो माइनस है, -1 को आगे करो, -1, बी है आर है -1 -1 कितना हो गया, अरे जितना रहेगा पावर में से -1 करते हैं ना, एन पे पावर -1 होता है। जो लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं वो लोग के लिए बहुत हलवा हो गया वो क्वेश्चन है, ठीक है। कितना है ये, -2a आर पे पावर -3, या माइनस प्लस हो गया, प्लस पे बी आर पे पावर -2, अब इसको लिख दो -2a अपन आर क्यूब, ठीक है।
प्लस बी अपन आर स्क्वायर। नीचे कर दिया मैंने फिर से, इसको 0 कर दिया मैंने, तो क्या हो गया 2a अपन आर क्यूब इजकल टू बी अपन आर स्क्वायर। खत्म हो गया, आर बचेगा तो आर इजकल टू हो गया 2a अपन बी। वही आर हमसे पूछा था। तो इक्विलिब्रियम कैसा भी रहे, स्टेबल अनस्टेबल कुछ भी रहे, तुम्हें मालूम है कि ड्यू बाई डी एक्स 0 होना ही है। ड्यू बाई डी एक्स क्या होना, 0 होना ही होना है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इंक्रीजेज इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द सिस्टम बाय द सिस्टम अगेंस्ट द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स 37 का बी। ठीक है, लिखवा चुका हूँ भाई, क्यों लिखवाया, को कई बार पूछ चुका है इसलिए लिखवा दिया हूँ ताकि याद कर लो। अगर रिपीट करेगा तो यही रिपीट करेगा। और फेवर वाला अगेंस्ट वाला बता ही चुका था। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया सेम, कह रहा है कि इस बार स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो फिर तुम करोगे यू इक्वल टू ए एक्स पावर -12 माइनस बी एक्स पावर -6, ताकि डिफरेंशिएशन करने में आसानी हो। अब डी बाई डी एक्स को करना है 0, तो डी बाई डी एक्स करो क्या होगा, -12 आ गया, ए एक्स पावर -13 हो जाएगा। अरे -12 में से 1 घटाओगे तो -13, -6 आ गया आगे, बी पावर एक्स -7 हो जाएगा। ये -6 में से -1 फिर से घटाओगे, इसको तुम लिख सकते हो -12 ए अपन एक्स पावर 13 प्लस 6 बी एक्स पावर 7 इक्वल टू 0। तो 6 बी एक्स पावर 7 इक्वल टू हो जाएगा 12 ए अपन एक्स पावर 13, काट दो एक्स पावर 6 बचेगा, एक्स पावर 6 इक्वल टू हो जाएगा 12 ए अपन 6 बी, यानी कि 2 ए अपन बी, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2 ए अपन बी 1/6 पहला होगा 2 ए अपन बी 1/6। ठीक, तो ठीक है, लाइट भग गई ना। अभी अगर लाइट आएगी तो आगे कंटिन्यूस करेंगे, और नहीं आती है तो कितना क्वेश्चन बचा हुआ देख लेता हूँ। ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 10 क्वेश्चन लगभग बचे हुए हैं तुम्हारे उसके वर्क के, और बाकी के क्वेश्चन तुम्हारे हैं कोलिजन के। तो लगभग कितने घंटे की वीडियो हो गई, 1 घंटे 30, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये और बाकी के दो टॉपिक हैं वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। लाइट भग गई ना, देख लो, कल करते हैं ना, फिर वेट करूँगा तो फिर वीडियो लेट हो जाएगी फिर। ठीक, अभी आ जाती है, कोई इमरजेंसी हुई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, उसमें एक हमारा वर्क एनर्जी थियरम है, ठीक है, और एक और छोटा सा टॉपिक है, वो दोनों टॉपिक कवर करेंगे हम लोग। और पुल्ली ब्लॉक वाले भी क्वेश्चंस कल करेंगे, और ये वाले क्वेश्चंस भी एक ही पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो भी थोड़ी सी लेंदी होगी, 1.5-2 घंटे की वीडियो होगी। ठीक, थैंक यू। ये वीडियो शेयर ना करना, लेकिन बाकी वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, और मैं एक आध वीडियो 10 दिन में 5 दिन में, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एक आध वीडियो मैं रिलीज़ करता रहूँगा इसके। जैसे मान लो रोलिंग मोशन का कोई कंसेप्ट होगा तो उसको रिलीज़ कर दूंगा, उससे क्या होगा, लोगों मतलब ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी सीरीज़। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।